अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और खास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सभी अर्श। और बात ऑफ कोर्स जब भी मैं इंट्रैक्शन करती हूँ तो आपसे कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज शेयर करती हूँ। और आज तो आप सोचोगे कि सभी तो रोजाना बैठ के कुछ ना कुछ बात करती है, आज जरा सा मेरा दिल किया कि चलो आज कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए। अच्छा, डिफरेंट क्यों किया जाता है लाइफ में? क्योंकि एक रेगुलर वही रूटीन के मुताबिक बंदा हो ना तो बंदा अक जाता है। जरा से चेंज होना चाहिए, वो वाला नहीं है, तब्दीली आनी चाहिए, ये वो वाली नहीं है, चेंज ये दूसरा वाला है। और लाइफ में थोड़ा चेंज रखना चाहिए, मियां बीवी का इंट्रैक्शन चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ यूनिक, बहन भाइयों में कुछ गैदर यूनिक होना चाहिए, माँ बाप के साथ कुछ नया सरप्राइज, अम्मी मैं आपके लिए ये लाया, अबू मैं आपके लिए ये लाया, ऐसा है ना। तो ये थोड़ा चेंज बहुत, फिर अपने दोस्त अहबाब के साथ भी थोड़ा चेंज। रेगुलर हम उनके साथ वक्त गुजारते हैं लेकिन कभी कभी कुछ हैपनिंग्स मूड होने चाहिए। जैसे रिसेंटली हमने एक छोटी सी तमाम जो है डिफरेंट मज़ाहिब के लोग थे, उसमें उनके साथ हमने ईद मिलन पार्टी डिफरेंट अंदाज में की। वरना ईद मिलन तो वैसे ही होती रहती है, हम लोग गैदर करते हैं, तो थोड़ा चेंज था। जो लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि डिफरेंट मज़ाहिब को भी आपने अपने साथ इंटरेक्शन किया। तो लाइफ में थोड़ा तब्दीली होनी चाहिए ताकि लोग आपको मुतवज्जा, ये मुतवज्जा भी होता है, और मुतवज्जा आप अपनी वाइफ को भी कर सकते हैं। कभी कभी आप सरप्राइज कुछ ऐसा करें उनके लिए, जरूरी नहीं कि साल में उसकी सालगिरह आएगी तो आप उसको सरप्राइज देंगे, नो वे। आप कुछ और भी, जैसे आपकी वाइफ आपको कुछ ना कुछ चेंज करके खाना दे देती है, सम टाइम कहती है आज ये बनाया है मैंने आपके लिए, वो भी है अच्छा, ये उनकी पसंदीदा चीज होते। ये चंद लम्हात हैं, चंद घंटों की बात होती है, लेकिन ये जिंदगी में वो लम्हात होते हैं जो सारी जिंदगी आपको इंडोर्स कर देते हैं। ये लम्हात आप कैद कर लेते हो अपनी जिंदगी में बाखुदा। जिस तरह कहते हैं कि कुछ तकलीफें माजी में ऐसी होती हैं जिनको जब दोहराया जाए तो दिल में तकलीफ होती है। ऐसा ही है ना, किसी का बिछड़ना, किसी का गम देना, किसी का दुख देना, कुछ लॉस, वो जब आपको याद आता है आपको तकलीफ होती है। बिल्कुल ऐसे ही जो खूबसूरत लम्हात आप स्पेंड करते हैं वो जब आप रेपुटेशन में याद करते हैं तो यू फील वेरी बेटर। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में अपने कजन्स के साथ माऊ का वो पुराना सा खूबसूरत सा घर, वो नानू का प्यारा सा घर, बहुत खूबसूरत, जो नानू आपके दरवाजे पे आपका इंतजार करती थी, कितना अच्छा लगता था। मुमानी आपके आगे पीछे हो रही होती थी, मामू आपको ईद ही देते। वो लम्हात कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन वो जब याद करेंगे, जब गैदरिंग में अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे, यू फील वेरी बेटर, अच्छा अच्छा महसूस करेंगे। इसीलिए जिंदगी के खूबसूरत लम्हात को, जो थोड़ा टाइम होता है, अल्लाह का शुक्र करें और उन खूबसूरत लम्हात को खूबसूरत तरीके से स्पेंड करें। और खाने पीने की बात की जगह नानी इंतजार कर रही हो, आज तो मैंने अपनी बेटी के लिए पुलाव पकाया, आज मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ खाना अच्छा सा बनाया, तो वो हमेशा याद आता है नानों के घर के दाल चावल पुलाव, ओ हो यखनी पुलाव, बहुत कुछ। तो आज देखिए यहाँ क्या बन रहा है। मैं आ गई हूँ सरप्राइजिंग किचन में और मेरे साथ है शेफ समरा। अस्सलाम वालेकुम समरा, क्या इधर आ जाओ, मैंने किचन से बाहर चली हूँ। अल्लाह की बंदी, कैसी हो? ठीक हो जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, आज समरा मेरी जान क्या बना रही है? आज मैं बना रही हूँ चिकन दिलकश कबाब, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे हैं। इंग्रेडिएंट्स इसमें ये है, सिंपल मसाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ग्रीन चिली पेस्ट है, हमने पीस लिया है। अच्छा। और क्या नाम है इसका, रेड क्रश अच्छा, चिली इसके है। इंग्रेडिएंट्स नाज़रीन हम आपको बताते हैं। पहले मैं थोड़ी सी समरा से जी, चिट चैट करती हूँ। समरा बताए कितने टाइम से काम कर रही है? मुझे इस फील्ड को ज्वाइन किया? इस फील्ड को ज्वाइन किए हुए असल में एक्चुअली मैं पहले होममेड कुकिंग करती थी जी। जो मैंने स्टार्टिंग जो की थी अच्छा, होममेड कुकिंग से की थी, वहाँ से मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा आया। फिर उसके बाद मैंने 1 ईयर रेस्टोरेंट चलाया अपने मेमार में ही, बहुत अच्छा उसका भी रिजल्ट आया। फिर मुझे आगे ये था कि अच्छे एनवायरनमेंट के लिए मुझे आगे काम करना है, तो फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया कराची में, जो मैंने 1.5 साल का वहाँ मैंने कोर्स किया है। तो बस इतना, ये आपकी जर्नी जी, मेरी बड़ी एफर्ट दी। असल में कहने का मकसद है एक लेडी के पीछे बड़ी एफर्ट और जर्नी होती है। और दूसरा ये कि मैं ये पूछूंगी कि अब ऑनलाइन किस नाम से करते हो ताकि लोग आपकी ये डिशेस को एंजॉय कर सकें? हाँ, अच्छा, मेरा जो ऑनलाइन जो फेसबुक जो पेज है ना, होममेड कुकिंग के नाम से है। और जो क्या नाम है इसका,
यूट्यूब का और इंस्टा का जो मेरा पेज है वो जो है माई कुकिंग स्टाइल के नाम से है। क्या बात है। तो चलते हैं आम इंग्रेडिएंट्स के जानिब। इसके अंदर डिश का नाम बताया गया था समरा? चिकन दिलकश कबाब। चिकन दिलकश कबाब। दिलकश के घर मत चले जाइएगा, यही बनाएंगे। इनके इंग्रेडिएंट्स बताएं। सबसे पहले हमने ये क्या चीज है? ग्रीन चिली ले ली थी हमने, इसको Okay. पेस्ट बना लिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, बटर है, रेड चिली क्रश है, कुटी हुई मिर्चें हैं, इसमें सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, क्रीम है, चीज है और क्या नाम है, चिकन बोनलेस। अच्छा ये और इसके ऊपर ये रख लें पेन। अभी मैं रखती हूँ, जरा चीज को मैं क्रश कर अच्छा, लूँ पहले आ और जाओ, चिकन के फ्ले निकाल। हाँ, चिकन के फ्ले करना बता दी। स्टार्ट। और अच्छा, हम सबसे पहले जो है ना चिकन को लेंगे। ओके, ये मैंने 150 ग्राम्स लिए। ठीक है। ये चेस्ट पीस लग रहा है चेस्ट पीस। अच्छा काफी हाँ, ये फ्रीज हुआ हुआ है ये। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, यस दैट्स गुड। इसके हमने इस तरह फ्ले निकालने। देख के ओके है तो वैसा हमारा ये खंजर बड़ा तेज। यस। अच्छा जी, हमने दोबारा मैं बताना चाहूंगी नाज़रीन, जब तक मेरी बहन साथ साथ इसकी कटिंग कर रही है, क्योंकि इन्होंने पहले से रात को शायद लिया होगा और डीप फ्रीज किया हुआ है। डीप फ्रीज है ये जी, ये डीप फ्रीज है। ये थोड़ा ना उसमें पानी में डलता ना तो नहीं कोई बात नहीं हम इस तरह के हम इसमें फ्ले निकाल लेंगे इस तरह। अच्छा ओके। तो आप काट लेती हैं इतनी देर से, काट के तो बहुत इजी हो जाता आपको। चले खैर कोई बात नहीं। अच्छा नाज़रीन, आपको एक बार देखें यहाँ पर ग्रीन चिली इन्होंने जो है पहले से पेस्ट बनाया हुआ है। जब तक मेरी बहन उसको कटिंग कर रही है, मैं साथ साथ आपको इसको रिपीट भी करना चाह रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट है और बटर मौजूद है, ब्लैक पेपर और कुटी हुई मिर्चें। ये तो कुटी हुई है नहीं? जी, हाँ, कुटी हुई रेड क्रश जो है चिली है। उसके बाद हस्बे जायका आप नमक यूज कर सकते हैं। ये दही है ना? नो, क्रीम। ये क्रीम है। अच्छा शो, मैं अभी योगर्ट बोलने वाली। फ्रेश क्रीम है और बटर है। अच्छा काफी हेल्दी है यार, इसको मैं ये कह सकती हूँ। इसमें चीज की स्टफिंग करेंगे, अभी मैं करके बताती हूँ आपको। अच्छा एक हम आपको बता देते हैं नाज़रीन, ताकि आपको बहुत इजी। अच्छा, ये इस तरह के ना फ्ले निकालने हैं हमने, ठीक है? सही है। उसके बाद ये हैमर से इसको हैम करेंगे। हैमर नहीं है मेरे पास, स्पून है, मैं स्पून से इसको बेलन से कर लेती ना? हाँ, बेलन से कर लूंगी। बेलन है ना हमारे पास। हाय रब्बा, देखो। अच्छा जी, आप मेरी आप नीचे ढूंढे, मैं नाज़रीन से बात करूँ। नाज़रीन, अगर आपने जैसे आज ये गेस्ट समराई हैं और फर्स्ट डे आई हैं, इसीलिए अब इनको चीज़ें ढूंढने पड़ रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। अगर सभी इस किचन में आना चाहें तो यू मस्ट बी कम हियर, और बहुत ईजियर है। मिल गया ना? क्या बात है समरा, चलो जी आ जाओ। ये अच्छा, इसको थोड़ा टैप करना है। थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा फिर ना जी, पतले पतले फ्ले हो जाएंगे। ये देखे हमारा पूरा वीनस टीवी तुमने हिला के रख दिया। डब 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 डब। हैमर होता ना उससे ज्यादा। नहीं ये भी है, ये भी सही है। चिकन है बहन, इसको कोई लोहा तो है नहीं इसके ऊपर इतनी तमन्ना। इसको पतले पतले फ्राई करने ना ताकि ये अंदर से कुक हो जाए। चले जी, इसको काफी बेटर हो गया मेरे ख्याल में, क्योंकि डीप फ्रीज भी हुआ ना तो बेहतर हो गया। ओके, इस तरह के फ्लेवर निकालने हैं। ये मैंने निकालने को मैं निकाल सकती थी पहले से, मगर इसलिए मैंने आपको बताने सोचा कि आप लोगों को ताकि पता चल जाए किस तरह फ्ले निकले। ओके डन हो गया जी। ये देखें, दैट्स गुड। ये पूरे डन हो। इस तरह हमने फ्ले बनाने हैं इसके, और इसमें हम सेकंड स्टेप में चाहती हूँ इसको आप बता दें नाज़रीन को, और फिर हम इसको कुक की तरफ चलें। और नाज़रीन आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 031582487004। ये वो नंबर है जब आप अगर हमारे एज अ गेस्ट हमारे किचन सेगमेंट में आना चाहें तो यू कैन ज्वाइन विद अस। सबीस किचन मॉर्निंग शो, गुड मॉर्निंग विद सभी। चलिए सबसे पहले हमने डाला, सबसे पहले हमने क्रीम ली। यस क्रीम। हनी इधर नहीं रख सकते, यहाँ ज़्यादा बेटर। ओके ठीक है, गुड। ये हमने क्रीम स्टार सबसे पहले डाली, 3 टेबलस्पून क्रीम ली है हमने इसमें। और नेक्स्ट हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट है। यस। और उसके 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। ग्रीन चिली पेस्ट ये नहीं, जरा सा स्पाइसी भी, तीखा थोड़ा सा स्पाइसी करूं? हाँ तीखा होना चाहिए। चले मैं 2 टेबलस्पून इसमें मिर्च लगनी चाहिए, जब तक नहीं लगेंगी हमें वो फ्लेवर नहीं आता। 1 टीस्पून हमने इसको जरा हल्का रखे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। हाफ रखा है, हाफ टीस्पून हमने ब्लैक पेपर रखा है इसमें। यस। सॉल्ट अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें 1 टीस्पून रखते हैं। ये जो रेलेवेंट टू हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग, हम तीखा खाना कितना पसंद बहुत पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू तुर्की और अमेरिका, दूसरे चाइनीज। ये लोग मिर्चों को पसंद नहीं करते। आज मैं अपने डॉक्टर साहब से सवाल करूंगी कि हमारे हिंदुस्तानी लोग
और ये पाकिस्तानी लोग जो है वो क्यों इतना तीखा पसंद करते हैं, आई डोंट नो। और जी इसको हमने मिक्स कर लिया, बैटर सब बन गया है। और ये फर्स्ट टाइम मैं इस तरह की डिश देख रही हूँ। अब नेक्स्ट क्या है इसका? नेक्स्ट मैंने चीज को है ना क्रश करना है। चलें जी, हमको इसको प्लेट ये में मैंने कर- मिक्स कर दिया इसको, और इसको इसी में कर लूंगी। हाँ हाँ कर No लो, issue. ये लो ये लो, ये दबंग समरा इज दबंग लेडी, यस। ये देखें जी, दैट्स गुड। अच्छा काफी वो मतलब हेल्दी नहीं हो गया, बट क्रीम भी हो गई, क्रीम भी है, चीज भी है। अच्छा बस इतना ये जितना जो है ना चीज आप जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये मार्केट में कहीं नहीं है। बनाओ बनाओ लड़की, हम भी तो हम देखें ये सब क्या कर रही है समरा जी। अच्छा थोड़ा मैं कह रही हूँ इसके लिए सिर्फ इतना कर लें जितना हमने चले इसको चले करना है, चले, ठीक है, complete ठीक है, नहीं करें, ठीक है, complete बहुत नहीं, लॉन्ग चले, हो जाएगा चले, इसको। ठीक है, ओके। इसको इधर रख लो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। ये हाँ मुझे चीज़ तो है। यार, मैं किस लिए खड़ी हूँ मेरी जान। ठीक है। ये देखिए हम इसको साइड पे कर लेते हैं, दैट्स गुड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है हनी? ओके अच्छा राजी, इन्होंने बड़ा अच्छा इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया। फ्लैट कर लिया है, दैट्स गुड। एक हम एक उसकी आपको दिखा रहे हैं सिखाने के लिए। एक उसकी ओके हमने इसकी टॉपिंग इसको मैं की। जब तक रखूं, पेन थोड़ा गर्म हो जी जाएगा। जी रख दें। अब रख सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके इसके हमने जी हमने इसको इस पे रख दिया। ओके इसको इसके साथ, अच्छा हम लोग पहले से भी लगा के रख सकते हैं, इसका मतलब अगर जी, लगाना लगा चाहें। सकते हैं। इससे ये वैसे होगा issue कि नहीं है। उसमें जो है ना एब्सॉर्ब हो जाएगा बड़ा जबरदस्त। अच्छा इसके बाद चीज, चीज डलेगी इसमें। दैट्स गुड। एंड इसमें ग्रीन चिली पेस्ट जाएगा थोड़ा सा ओके थोड़ा सा और जरा सा, इसमें अलग से। थोड़ा सा फ्लेवर हाथ से कर लो, इट डजंट मैटर, कोई मसला। थोड़ी समराइज हियर। और जी नाजरीन ये देख लीजिए, इन्होंने कहा ये डिश आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये बड़ा सरप्राइज कर दिया इन्होंने हमें। फर्स्ट ऐसे ही हमारे साथ शेफ ज्वाइन किया जिन्होंने अलग ऐलान कह दिया कि ये डिश आपको कहीं नहीं मिलेगी। दैट्स गुड। हनी और तो नहीं चाहिए आपको? थोड़ा सा और चाहिए और इसके चाहिए ऊपर। होगा? हाँ अच्छा, अच्छा, ठीक है। बैटिंग करेंगे ये ना। ओके अच्छा इसके ऊपर कोई ऑयलिंग नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, इस पे कोई ऑयलिंग नहीं होगी, बटर से बनेगा ये डायरेक्ट। अच्छा वो आपने बटर, ओके ये मेरे पास है। हाँ आपके पास है ना, फिर सही है। ओके और बस खत्म, इसको इसके ऊपर डालना जी है इसके ऊपर। direct? आ जाओ, मैं फिर कह रही हूँ आप इस साइड आ जाओ, आप इस साइड आ जाओ जी, समरा। मैं यस मैं चाह रही हूँ एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, बाकी ठीक समरा है, बनाती रहेगी, बनाती ज्वाइन रहेगी, रहूंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता बनता रहेगा, आपको पता भी चल जाएगा। एक हम बता देते हैं। और ये थोड़ा इन्होंने सा हमने हल्का बटर सा डाला है। बटर ऐड किया। एक मिनट मुझे दो लड़की, मुझे ये देखो हो गया, दैट्स गुड। फ्लेम और इसको जरा सा ज्यादा तो नहीं करना, ज्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर हाँ। जलने शुरू हो अच्छा जाएगी। ये जब हम लाइव कुछ कर रहे होते हैं ना, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको एक एक चीज ब्रीफ करें, जैसे शेफ समरा आपको ब्रीफिंग दे रही है ना, कोई मिसिंग कुछ भी नहीं है। अच्छा इंग्रेडिएंट्स भी वही हैं जो किचन में जी, 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 अवेलेबल है, वो हैं कोई सारे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई मतलब मार्का सर किया हो और वो चीज मार्केट में आपको नहीं मिल रही है, मुश्किल हो रही है आप लोगों को, नॉर्मल ऐसा नहीं मार्केट है। में चिकन, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, मक्खन, मलाई, ये सब कुछ नॉर्मल भी करीब मार्केट में आपको अपनी गली मोहल्ले की भी दुकान से ये चीजें अवेलेबल होंगी। ठीक है। चले जी ये इन्होंने मेरी बहन ने, अच्छा किसी से आपने ज्वाइन नहीं किया? माशाल्लाह। ये सही कुछ ही। वैसे कोई आप लोग stick- लगाना चाहें तो टूथपिक लगा सकती हाँ हैं। वही मैं देख रही हूँ, जादू कर दिया आपने। जादू हमारी समरा, जादू। अच्छा जी इसको कितनी देर मैक्सिमम लगेगा? नहीं इसको 5 to 10 मिनट्स। ठीक है। अच्छा अब मैं चाहूंगी, ये आपने पूरी डिश जो है ना मेकिंग बता दी है जी। अब मैं चाहूंगी आप हमारे साथ ही ज्वाइन रहे, लेकिन आप बनाती रहे, हम आपके ऊपर कैमरा भी कैप्चर करते हैं। ओके। लेकिन यहाँ पर छोटी सी जान जी, ओ सॉरी जानी शहजादी, सॉरी मैं ऐसी बात करती हूँ। मेरी प्यारी प्यारी बहनों मेरे साथ ही रहना, समरा मेरे साथ 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 बनाती रहेंगे। हम लोग यानी छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सभी। और कुछ माशाल्लाह ऐसे हमारे मॉर्निंग शो में गेस्ट आए हैं जो ना सिर्फ हेल्थ से रेलेवेंट जो है गुफ्तगू करते हैं, बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट, फाउंडेशन और बड़े ऐसे काम करते हैं जो इंसानियत की खिदमत कहलाती है।
और गांव बगा वो इन तमाम वेलफेयर के काम। और मैंने पिछले जब ये इलेक्शंस वगैरह हो रहे थे तो मैंने उनको गलियों में बारिश का जो पानी है उसके अंदर ऐसे जाते हुए देखा है, तो मैं बड़ी हैरान हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो हमारे एवरी थर्सडे के प्रोग्राम में आते हैं और आप कहते नहीं सभी मैं सिर्फ हेल्थ की खिदमत नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत भी करता हूँ। और जो फ्लड आया मैं उसके लिए भी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और मैं हमेशा इन सब मेरा जो अहले मोहल्ला है इर्द गिर्द जितने जो होता है ना डोमेन होता है उन सब का सबसे पहले फर्ज होता है ना कि अपने इर्द गिर्द लोगों को देखना, तो वो सारे फराइज अंजाम देता हूँ। तो मुझे अच्छा यूनिक लगा, मैंने कहा एक शो होना चाहिए आपके साथ हकीम साहब, तो हम बताएं कि आपके एफर्ट क्या है। और अभी होने वाले बल्दियाती इलेक्शन दैट्स अ सरप्राइज, मैंने कहा आप इलेक्शन में कह रहे हैं। जी बिल्कुल, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज आज़ाद उम्मीदवार। और देखते हैं आज उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर हम अपने हेल्थ के ऊपर भी चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आज एवरी थर्सडे मेरे साथ होते हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सभी क्या हाल है? कैसे साजिद भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये क्या सरप्राइज कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो आप उसके अंदर भी माशाल्लाह आपके लोगों ने कहा कि आप भी खड़े हो, ऐसा क्या? जी सभी मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, ये परसों इंशाल्लाह हमारा इलेक्शन हो रहा है। और मैं एक ऑलरेडी वहाँ पे कई मरतबा MPA के इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट कर चुका हूँ। और इंशाल्लाह ताला अभी परसों जो होने वाला एक बल्दियाती इलेक्शन है जो कराची की 11 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने थे, उनमें से एक सीट जो है वो हमारे वाली भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इलाके के अंदर सभी हमेशा से हम तो सदा बहार रहे हैं। आज जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग जो है वो वहाँ पे आते हैं। अभी बहुत गहमा गहमी है हमारे उस वार्ड के अंदर, वार्ड 3 UC 7 है। और अपनी आवाम के बीच में मैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रहता हूँ। और हम हमेशा से फलाह इंसानियत के लिए काम करते रहते हैं। उसमें हमने मुख्तलिफ वहाँ पे हमेशा काम किए हैं, क्योंकि इस वक्त वहाँ का कोई ऐसा ओहदा मेरे पास नहीं है। और मैं इस इलेक्शन में जैसे ये इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा हूँ और अल्लाह पाक अगर मुझे कामयाब करता है, मेरे उस इलाके के सभी इतने मसाइल हैं वहाँ पे कि मैं अरसा तकरीबन 23-24 साल से वहाँ रहाइश पजीर हूँ। आप बिलीव करें आजकल कराची के अंदर जो कच्ची आबादियाँ हैं, जहाँ पे कच्ची आबादियाँ होती हैं, हम उन इलाकों के अंदर हमने जाके देखा है वहाँ सेवरेज भी है, पानी भी है और इसके साथ साथ वहाँ बिजली का भी बेहतरीन निज़ाम है। हमारे इस इलाके के अंदर जब से मैं वहाँ पे आया हूँ ना वहाँ पे प्रॉपर अभी तक सड़कों का कोई सेटअप है, ना ही वहाँ पे गटर का कोई मसला हल हो रहा है। वहाँ पे मुख्तलिफ पार्टीज के लोग, मेरे इलाके के लोग मुझे सुन रहे हैं और मेरी बात की इंशाल्लाह तायीद करेंगे कि इतने अरसे से हमारे इलाके के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतों से, सूबाई से, कौमी असम्बली से, यानी कि मरकज़ के अंदर भी उनकी हुकूमत थी और सूबाई सतह के ऊपर, सूबे की सतह के ऊपर भी उनकी हुकूमतें रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे इलाके के मसाइल हल नहीं हो सके हैं। मैं जिस एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के मैदान के अंदर वो मुख्तलिफ नामों से हमेशा रही है और सदा बहार रही है। हम किसी भी तरह की आने वाली कोरोना की आफत थी, हमने वहाँ पे अल्लाह के फजल करम से खाने बना के बांटे, राशन के वसी पैमाने के ऊपर, बल्कि पूरे कराची के अंदर हमने वो किए। और इसी तरह हमने मुख्तलिफ किस्म के सस्ते सब्जी बाज़ार वहाँ पे लगाए। हमने इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे बहुत से वहाँ पे अपनी मदद आपके तहत भी काम करवाया, जिसके साथ अवाम का भी हमारे साथ तावन था। मोहल्लों के अंदर पानी लाने के अंदर हमने भी अपने पैसे लगाए, अवाम ने भी कुछ हिस्सा डाला। जहाँ पे 40-40, 50-50 साल से वहाँ पे पानी मौजूद नहीं था, आज वहाँ पे पानी मौजूद है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरा सभी इलेक्शन में आने का ये मकसद है कि मैं जिस जमात के साथ खड़ा हूँ आज, उनसे मेरा ये वादा है कि अगर मैं यहाँ से अल्लाह ताला मुझे वहाँ पे एक ओहदा दे देता है, मैं जी जाता हूँ अपने इलाके से। मैं अपनी आवाम से ये वादा करता हूँ कि हम कानूनी तौर के ऊपर जानते हैं कि अपने इलाके के लिए किस तरह ला के काम किया जाता है। यानी कि मैं वहाँ सभी अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरे एक जमात खड़ी हुई है। ये वो जमात है कि जिसका मुझसे ये वादा है कि हकीम साहब अगर आप अपने इलाके से विन कर जाते हैं, इंशाल्लाह ताला हम पूरे कराची में ये मॉडल किस्म का वार्ड होगा। और मैं अपनी आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि हुकूमतों पे पिछले साबका जो हमारे लोग गुजरे हैं, वहाँ पे हमारी सीट के ऊपर जो गुजरे हैं, उन लोगों ने हमारे इलाके के अंदर कोई भी काम नहीं किया जो होना चाहिए। हर इलेक्शन के अंदर 4 साल के अंदर
एक इलाके के जो मसाइल होते हैं उसके बीच में सिर्फ अगर एक आप गली का एक रोड बना के, वो भी किसी MP MNA की ग्रांट से आप एक बना देते हैं, और उसके बाद हमें एंड के दिनों पे जब वोट लेनी होती है, आप हमें एक लॉलीपॉप दे के वोट लेने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। 4 साल जब हम बल्दियाती इलेक्शन में गुजरे होते हैं, तब हम कहाँ पे होते हैं? हमारे मोहल्लों के अंदर गंद है, वहाँ पे हमारे पास स्कूल का वहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है। हम और चले, एक बल्दियाती नुमाइंदा जो होता है वो मोहल्ले की हद तक, एक वार्ड की हद तक होता है। कम से कम इतना तो हो कि अगर मोहल्ले के अंदर कोई गटर बह रहा है, आने जाने वालों को तकलीफ हो रही है, सीवरेज का प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे सफाई सुथराई के निज़ाम है, कम से कम इतना तो हो कि हमें बगैर पैसों के हमने टैक्स दिया है, हमारा एक नुमाइंदा सिलेक्ट हुआ है, हमारी एक कॉल के ऊपर यूसी की में जाके एक कंप्लेंट के अंदर वो हमारे इलाके के प्रॉब्लम को तो हल कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी वहां पे मुझे रहते हुए एक अरसा हो गया, आप ये समझ लें कि कोई भी एक प्रॉब्लम छोटा सा भी हो जाता है, उसके लिए आपने अपना ही पैसा खर्च करना है, अपना ही पैसा खर्च करके आप वहां पे अपने इलाके की सफाई करवाएंगे। अगर कोई सेवरेज का प्रॉब्लम हो गया है उसे आप करेंगे, यानी कि लाइट, स्ट्रीट लाइट तक का भी हमारी गलियों के अंदर प्रॉपर वहाँ पे बंदोबस्त नहीं है। मैं अपने इलाके मुजाहिद कॉलोनी वार्ड 3 के लोगों को ये इंशाल्लाह आपके मीडिया के ऊपर बैठ के इंशाल्लाह ये वादा करता हूँ कि अगर मैं यहाँ से विन करता हूँ तो इंशाल्लाह ताला पूरे कराची के अंदर, क्या पूरे सिंध के अंदर आपका ये वार्ड 3 जो है एक मॉडल वार्ड होगा। तो मैं हर बंदे के पास सभी नहीं जा सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए आपके तवस्सुस से मैं जो है सबको ये पैगाम दे रहा हूँ कि आप आने वाली जो इतवार है, इसको जो इलेक्शन होने जा रहा है, मेरा इंतखाबी निशान सभी कुर्सी है। अच्छा, ठीक। और अल्लाह ने मुझे कुर्सी अता फरमा दी है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने इलाके के लिए भरपूर काम करूंगा। मैं जिस जमात के साथ मुंसलिक हूँ उसके पास हर तरह का एक नुमाइंदा मौजूद है जो सरकारी तौर पे किसी की हेल्प कर सकते हैं। कोई सरकारी मुलाजिम है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, उसके हमारे साथ हर, यानी कि केसी के अंदर, गैस के अंदर, सिविल के अंदर, इसके साथ जब हमने कोई काम करवाना होता है, मेरे इलाके के अंदर ही बहुत से ऐसे काम हुए हैं जिसके ऊपर मैं एक खिदमत कमेटी के नाम से वहाँ पे एक छोटा सा है मेरा सेटअप जो मैं वहाँ चला रहा होता हूँ, और जिसमें हमने इस रमज़ान के अंदर सहरियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारियाँ, इसके साथ साथ राशन के इंतजामात, और इसके साथ हमने सस्ता तंदूर वहाँ पे लगाया जिसमें रोटी सिर्फ एक 10 रुपए की थी इस वक्त के अंदर। बड़ी बात, ठीक है। और इसके साथ भी मेरे इलाके के लोग जानते हैं कि हम लोग बरसाती नहीं हैं बल्कि सदाबहार हैं, और जो सदाबहार लोग होते हैं उनको जरूरत नहीं होती है एक वक्त में आके शोर और शराबा करने की। इंशाअल्लाह ताला मेरा दिल नहीं किया कि मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये वो वादे तो नहीं है जो वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, लेकिन आपने सब कुछ पहले ही बगैर सीट के, बगैर कुर्सी के आप कर चुके हैं, तो वो क्वेश्चन मार्क ही रह गया। सवाल करने की मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जब आपने कहा कि हमने ये भी आपकी जमात ने कर लिया, रोटी भी 10 रुपए की कितनी महंगी चल रही है, फिर आप लोग वहाँ पर सेवरेज का काम, क्योंकि मैंने कुछ आंखों देखा हाल है, फिर वहाँ पर लोगों के मसले मसाइल जो छोटे मोटे ज़िंदगी में जो गवर्नमेंट को करने चाहिए या जिसने प्रॉमिस किया है, वादा किया, उनको करने चाहिए, वो सब भाग गए हैं, नहीं नज़र आ रहे। और एक और बात का बड़ा दुख होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉमिस कर रहे होते हैं, जी हम ये करेंगे, वो फिर नजर नहीं आते। इलेक्शन के दौरान तो हमें नजर आते हैं, करीब करीब आके गलियों में चक्कर भी लगाते हैं, लेकिन उसके बाद वो नजर नहीं आते। बड़ा दुख होता है, हम उनको ढूंढते रहते हैं, कहाँ चले गए। फिर हम गाना गाते हैं, अभी जा दिखा के जरा मुझ पे गुजरी है क्या, है ऐसा ही है ना। सभी इसी तरह मौजूद हैं कि यहाँ पे हमारे पास, मैं बता रहा हूँ कि किसी को पता नहीं था कि हमारे इलाके के अंदर ये एक नुमाइंदा है। अभी से नहीं, साबका मैं सबसे अपने लोगों के दिल में घर बना चुके हैं, इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ अपने अवाम से एक यही दरख्वास्त करता हूँ कि आपके ज़मीर की आवाज़, और मैं साथ ख़ास तौर पे लोग कुछ एतराज़ कर सकते हैं कि ये हुकूमत में नहीं है, ये क्या करेंगे, ये ऐसा क्या होगा, अगर ये जीत भी गए तो कुछ नहीं हो सकता। हम कानूनी तरीके से अपने इलाके में होने वाले जो टेंडर्स हैं उनकी निशानदही करते हैं, हम वहाँ पे जो भी अपनी एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करवाते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर प्रिपरेशन होती है हमारी। क्योंकि अगर आप इलाके की नुमाइंदगी ही नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास वो टीम ही मौजूद नहीं है, हमारे इलाके के अंदर मुख्तलिफ सड़कें बनी हैं और कुछ प्ले ग्राउंड जो है वो फुटबॉल ग्राउंड है मुख्तलिफ बने हैं, और इसमें
जिस भी हुकूमत, जो भी हुकूमत होती है, फंड तो उसी ने देना होता है ना, उसी हुकूमत के फंड से ही हमने काम करने होते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे उस काम की निशानदेही करते हैं, मेरी खिदमत कमेटी की तरफ से उस प्ले ग्राउंड के लिए कम से कम भी 16 एप्लीकेशंस गई हैं, और जो रोड वहां पे टूटे हुए थे उसके ऊपर कम से कम भी मैंने 12 से 13 एप्लीकेशन दी हैं। वाटर के प्रॉब्लम के अंदर मैंने वहां पे एप्लीकेशन लिख के दी हैं, ठीक है। तो अगर मेरा एक बंदा, मेरा एक नुमाइंदा, मेरा एक सेक्रेटरी मेरे इन कामों के लिए मौजूद है, और मेरे पास आज तो एक, जब मैं विन होऊंगा तो इंशाल्लाह एक जमात मेरे पास मौजूद होगी। मैं इस इलाके का एक वो बात सभी वाली नहीं करूंगा कि जैसे बताया कि वो वादा ही क्या वफा हो गया, कि जब आए इलेक्शन तो हम नजर आए और फिर जब गए फिर दोबारा वापस आ रहे हैं तो फिर हम नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मैं अवाम के दरमियान में हमेशा मौजूद होता हूँ। लोगों को मालूम होता है कि मैं हर वक्त किस जगह पे अपने मतलब पे भी मौजूद हूँ, तो इसके बावजूद भी मैं अपने रफाही काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह चलाता रहता हूँ। एक पूरा नेटवर्क है अल्लाह के फजल से मेरे साथ। तो मेरा आखिरी पैगाम इलेक्शन के हवाले से अपने वार्ड 3 UC 7 गुलशन इकबाल के लिए यही है कि आप 7 तारीख को इंतखाबी निशान कुर्सी को मत भूलिएगा। आप इंशाल्लाह अपने ज़मीर की आवाज़ से, आप अपने ज़मीर को मद्देनज़र रखते हुए, ना कि आप पार्टियों की परस्तश करते हुए, आप एक दफ़ा इंशाल्लाह ताला मौका दें। अल्लाह पाक मुझे विन करेगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके इस वार्ड को एक पूरे कराची का मॉडल किस्म का वार्ड बनाऊंगा इंशाल्लाह। ये मेरे साथ मेरी एक उस जमात का भी वादा है जिसके प्लेटफार्म से मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। क्या बात है। ये हकीम साजिद इस्लाम और आम लोगों की करते हैं खिदमत और दिल की पुरसी, और इनका वोट इनका जाके लगाएं निशान, और निशान है इनका कुर्सी। लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में, और बात करेंगे क्योंकि हेल्थ सेगमेंट में हो और हम बात ना करें आपकी सेहत की तो कैसे हो सकता है। और ये शुगर है ना, यकीन करें मैं नाम सुन के ना मुझे लग रहा है जैसे हम सुन के बीमार हो जाएंगे, लेकिन ये बीमारी नहीं है। ये हमने इसको बीमारी समझ के वो ट्रीट कर रहे हैं, तो ये हमारी अपनी गलती और कोताही है। और अगर ये आपके इर्द गिर्द कहीं आपको नजर आए तो उसको ट्रीट कैसे करना चाहिए, तो फेस करना जिसे कहते हैं, बस ये हमसे कोताही हो जाती है। अगर हम इसको फेस कर लें तो ये बीमारी नहीं है, नॉर्मल हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसको हमें किस तरीके से सिर्फ फेस करना है और लड़ना है, डटना है, वरना इसको हमने हावी कर लिया तो वो एक छोटी बीमारी नहीं, एक बड़ी बीमारी बनके आपके सामने आ जाएगी। तो हमारे साथ एक बार फिर वेलकम करती हूँ हकीम साजिद इस्लाम साहब को, और जो सेगमेंट है हेल्थ का, और जो हम मौजू पे बात करें कि शुगर को कैसे हमें हैंडल करना है, हेल्थ यानी कि खुराक के जरिए या कोई मेडिसिन के जरिए। लेट्स सी हकीम साजिद इस्लाम साहब जी। सभी, एक तो शुगर के मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से प्रोग्राम आपके साथ कर चुका हूँ, और अपने इलाज के बारे में भी इसमें बताता हूँ कि हमने क्यों इसका दावा किया है कि इसका इलाज मौजूद है। क्योंकि जैसे मैं इस बात को कभी भी भूलूंगा नहीं दोहराना कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज़ नहीं उतारा है जिसका इलाज नहीं उतारा। पहले अल्लाह पाक ने इलाज भेजा, शिफा भेजी, फिर जो है वो बीमारी भेजी इस दुनिया के अंदर। तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि शुगर के जितने भी मेरे प्रोग्राम हो चुके हैं, शुगर की एक तो टाइप्स हैं हमारे तिब जदीद के अंदर। तिब यूनानी का एक दर्जा है तिब जदीद, और क्योंकि मेरा नज़रिया है और मैं इस हेल्थ के इस नज़रिए के तहत काम करता हूँ, और मेरा ये दावा है कि दुनिया के अंदर अभी जितने भी तरीक़ाकार जितने भी इलाज के तरीक़ाकार पाकिस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जितने भी मौजूद हैं, उनके अंदर सबसे बेहतरीन मुकम्मल जो तरीका इलाज है, सिर्फ उसको मुकम्मल कैसे हुआ, हमारी कोशिशों से हुआ। हमने मज़ीद जो उसमें कमी कुताहियाँ थी उसमें हमने करने की कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह और कर भी रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना जामिया किस्म का तरीक़ाकार है कि उसके अंदर एक ज़रा से वरम, हल्के से मैदे की ख़राबी से लेके कैंसर तक का मुकम्मल इलाज मौजूद होता है हमारे इस तरीक़ाकार के अंदर। और अल्लाह के फजल करम से तिब यूनानी के हर शोबे ने हमेशा से खिदमत इंसानियत की है, और एक तरीक़ाकार अगर हम बोला जाए, अगर हम किसी भी तरीक़ाकार पे आए तो बोलेंगे जी
अगर इलाज है तो वो तिब्बे यूनानी में ही है। तो अभी हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। शुगर असल में कोई भी बीमारी का नाम नहीं है। शुगर जो है मुख्तलिफ आप कह सकते हैं बीमारियों का मजमुआ है। हमारे मेटाबॉलिज्म की ख़राबी का नाम, हमारे मैदे की ख़राबी का नाम असल में शुगर है। शुगर को हमने 3 इकसाम के ऊपर डिवाइड किया है और हर टाइप्स जो है शुगर की, उसके अंदर खाना पीना अलग है। उसके अंदर हमारा डायग्नोज जब हम करते हैं, डायग्नोज करने के लिए अगर मेरा प्रोग्राम कभी भी ये अभी या रिकॉर्डिंग जब भी सुना जाए, स्क्रीन के ऊपर चलने वाले मेरे नंबर्स जो हैं व्हाट्सएप इनके ऊपर मौजूद होता है। आप मुझे अपनी तशखीस पहले फाइनल करवाएंगे, क्योंकि शुगर की किसी भी टाइप्स के अंदर तशखीस का मुकम्मल होना ज़रूरी है। उसके बाद ही अगर आप मेडिसिन प्रॉपर लेंगे तो ही आप इस मर्ज़ से निजात पाएंगे। शुगर की ये जो बीमारी है, इससे आप उस वक़्त ही निजात पाएंगे जिस वक़्त आपको सभी ये कंफर्म हो जाता है कि आपके जिस्म में हो जाने वाली शुगर की जो अलामात हैं उसका पीछे मुजरम कौन है। इसका मुजरम हमारा दिल, दिमाग, जिगर तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसके अंदर हमारी मुख्तलिफ इक़साम हैं और जैसे अगर हम तिब्बे जदीद एलोपैथिक की बात करते हैं, उसके अंदर हम बात करें तो उसमें डायबिटिक मेलाइटिस के नाम से जो हमारी टाइप्स हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 हैं। लेकिन तिब्बे जदीद के अंदर जो हमारा तरीका इलाज है, इसके अंदर हम इसकी 3 तरह की टाइप्स जो है उसको सामने लाते हैं। अभी एक शुगर की वो टाइप्स होती है जो जिगर की हरारत के बढ़ने से हो जाती है। इसकी अलामत क्या होती है? इसके अंदर आपको पेशाब बहुत ज़्यादा नहीं आता है, नॉर्मल पेशाब आएगा, लेकिन वो पेशाब जो होता है वो बहुत जल के पेशाब होता है, जिसमें आप जो है वो एक इसका जो कलर होता है उस यूरिन का सेम लीमू का जो छिलका होता है उसकी मानद होगा। और अगर हम अपने जिन मयार के ऊपर सुबह का यूरिन लेते हैं, क्योंकि हमारा इलाज ऑनलाइन भी होता है, उसके अंदर हम जो तशखीस करते हैं वो हम कारूरे से करते हैं। कारूरे का मतलब होता है कि सुबह फर्स्ट टाइम का जो यूरिन होता है उससे एक दिन पहले हम किसी भी तरह की मेडिसिन को तर्क करवा देते हैं। इसके साथ हम हल्दी वाला जो सालन होता है उसको बंद करवा देते हैं, साथ हम चावल को बंद करवाते हैं। कोई भी किसी भी कंपनी का बना हुआ जो मशरूब होता है उसको ना पिया जाए, कुदरती चीज़ें बाकी जो भी आप खाएं। और अगले दिन सुबह फर्स्ट टाइम का जो यूरिन होगा वो किसी बोतल वगैरह के अंदर डाल के बैकग्राउंड सफ़ेद रख के हमें सुबह फर्स्ट टाइम का यूरिन व्हाट्सअप करें। हम आपको बताएंगे आप शुगर की कौन सी टाइप्स के अंदर मौजूद हैं और आपको कौन कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो खानी चाहिए। अभी चंद अलामात के हवाले से मैं ज़िक्र कर दूं। एक कब्दी शुगर जो होती है उसको हम जिगर की हरारत के बढ़ जाने से बोलते हैं। उसमें हमारा जो किडनी होता है, हमारा जो गुर्दा होता है वो तस्कीन में आ जाता है। इसकी निशानी यही है कि सुबह का जो पेशाब होगा आपका जल के आएगा। जल से मुराद के येलो कलर का आएगा, फुल पीला कलर होगा, जैसे नींबू के। आपको यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, जलन हो रही है ना, जलन भी हो सकती है उसके अंदर। इसके अंदर जब हमारा ये चल रहा होता है, इसकी एक और निशानी सभी ये भी है कि आपके जो पाँव हैं इसके अंदर जलन होगी, तपश होगी इसके अंदर। तो ये जो अलामत है ये हमारा जो आता है गर्मी और खुश्की यानी कि हरारत के बढ़ जाने से आता है। इसके अंदर वो ग़िज़ाएँ ली जाती हैं जो हमारी एक टाइप्स हकीकी शुगर की है, उसके अंदर हम सख्ती से वो मना करते हैं। इस टाइप्स के अंदर हमें जिन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है वो तर सर्द होंगे और वो तर गर्म होंगे। इसके अंदर कुछ मैं कावे आपको नोट करवाता हूँ। ऐसे मरीज़ जो है वो गुलाब के फूल की पत्तियाँ 1 ग्राम और इसके साथ जो बड़ी इलायची होती है, इलायची कलां जो हम सालन बिरयानी वगैरह में या पुलाव में डालते हैं, एक जो है वो लें या 2 ले लें। अगर छोटे टाइप की हैं तो 2 कप पानी के अंदर इसको उबालें और उसको पिएं। इसके साथ जौ का दलिया इसमें लिया जा सकता है और शलजम, तोरी, मूंगरे और सिरी का गोश्त, खरगोश का गोश्त, ऊँट का गोश्त, मौसमी, तरबूज, गर्मा, गोल्डन सेब, अरके कासनी, अरके मक्को। और इसके साथ हम खानों के अंदर ले सकते हैं इसमें गाजर का जूस, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, देसी घी
और इसके साथ हम इस टाइप्स के अंदर जो है जो जिगर की हरारत बढ़ी हुई होती है, क्योंकि इसके अंदर सभी हमें अस्ब को जो है वो देखना होता है, एसाब को, वो उन चीज़ों को गौर करना होता है जो हमारी किडनी की तस्कीन को ख़त्म करें और पेशाब खुद से बनाएं, क्योंकि वो जो पेशाब ऑलरेडी कम आ रहा होता है, जल रहा होता है। बहुत से मतलब कि ये जिन लोगों को ये है वो समझ रहे हैं इस बात को कि शुगर का सिर्फ अलामत यही नहीं है कि बार बार आपको यूरिन आ रहा है, ज़्यादा यूरिन आ रहा है, उसको तो हम हकीकी शुगर बोलते हैं। जो 2 और टाइप्स हैं उसके अंदर बार बार पेशाब आने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, शुगर में भी मैंने देखा है हम लोगों को ये डायबिटीज होती है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। कुछ लोगों को जो है हमारे हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा होता है, ये सभी बिल्कुल आगे मैं इसी टॉपिक के ऊपर आऊंगा आपको, और खुराक को थोड़ा मुकम्मल करते हुए जाएं। इसमें एक और कावा है हम जो बहुत अपने पेशेंट को रिकमेंड कर रहे होते हैं, हमारे डाइट प्लान के अंदर भी होता है। ये हमारा डाइट प्लान ही है जो मैं आपके सामने जो है वो बता रहा हूँ। वैसे तो आप मुझसे जैसे ही अपनी तशखीस करवाएंगे बीमारी की और फिर हमसे डाइट प्लान मंगवाएंगे, हम भेज देते हैं। इसमें हमें जो है वो गन्ने का रस भी हम ले सकते हैं, शरबत बजूरी भी ले सकते हैं, संदल भी ले सकते हैं, शुगर होने के बावजूद भी हम ले सकते हैं। शॉकिंग होगी कि ये गन्ने का रस, क्योंकि ये इसके अंदर सभी मीठा खाने से जो है इस टाइप का मीठा खाने से जो मैं बता रहा हूँ, जैसे आम जूसेस लेने से जो है शुगर बढ़ जाता है, इस टाइप के अंदर ये गाजर का जूस लेने से, गन्ने का रस लेने से आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। इसी तरह जैसे मैंने सेब का जूस उधर कहा है। फिर इसके साथ 10 ग्राम आप जीरा लें, 5 छोटी इलायचियां लें, इसके साथ आप 1 मुलट्ठी का जो टुकड़ा है वो लें आप। इसको 2 कप पानी के अंदर बॉयल करें, 1 कप रह जाए तो इसके अंदर पी लें। यानी कि हमने इसके अंदर ऐसी कोई भी ग़िज़ा नहीं खानी जिसके अंदर हरारत पाई जाती है। हमने इसके अंदर तरसर्द चीजें ज्यादातर इस्तेमाल करनी है। सेकंड नंबर जो ऑप्शन देना है, थोड़ा तर गरम का टच देना। इसके साथ हम खट्टी चीजों का टच देंगे। ये हमारी उजलाती चीजें होती हैं जो पट्टे और मसल्स को ताकत देती हैं। खट्टा खाने अक्सर मना कर दिया जाता है कि आप खट्टा नहीं खाएं, अगर आप खट्टा खाएंगे तो आपको जो है नुकसान होगा। खट्टा खाने से बिल्कुल नुकसान नहीं होता। हमारे पास बहुत से ऐसे मरीज आते हैं, जब हम उनकी नब्ज़ कलाई के ऊपर हाथ रखते हैं या हम उनका यूरिन मंगवाते हैं, हमें पता चलता है कि उनके अंदर खट्टा बिल्कुल भी नहीं है। खट्टा अल्लाह तबारक तआला ने जो बनाया है उसके अंदर एक पट्ठों के मुतालिक बेहतरीन ताकत पाई जाती है। लीमू की शिकंजवी बग़ैर नमक के लिए ऐसे लोग जिनको जिगर की हरारत है, दही का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। सिट्रिक फूड से मुराद हमारा है आलू बुखारा, इमली का शरबत। मीठा नहीं डालें आप उसके अंदर, वो वैसे आप रात को भिगो के रख दें, सुबह लें। ऐसे मरीज जिनको शुगर नहीं भी है और पाँव के अंदर जलन हो रही है, वो लोग भी मेरी ये मुकम्मल डाइट जो मैं बता रहा हूँ वो यूज़ कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि गन्ने का रस लेने से जिगर की फैट चली जाती है, फैटी लीवर चला जाता है, यरकान ठीक हो जाता है। जिगर की हरारत बढ़ना भी एक यरकान टाइप्स में से है, एक उसका निचला दर्जा है। अच्छा, जरा सा एहतियात इसमें ये करें, गन्ने का जो है जूस रेकमेंड तो कर रहे हैं साजिद भाई, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप ना वो गंडेरिया मंगा के वो ले लें, क्योंकि वो पता नहीं कुछ मीठा अलग से मिला देते हैं। वो सभी आप रिक्वेस्ट करें जो आपके गन्ने का रस तैयार कर रहा है कि भाई मैं एक पेशेंट हूँ और मुझे उसके हिसाब से लेना है। आप मुझे इसमें बर्फ भी नहीं डाल के दें, आप मुझे नमक भी नहीं डाल के प्योर भी निकलवा सकते हैं, प्योर निकलवाएं, उससे रिक्वेस्ट करके। आप थोड़ा कुछ ज्यादा ले लेगा, लेकिन आप उनको बोलें कि मैंने ये बीमारी के लिए लेना है, आप मुझे बस सादा दे दें। बर्फ आपने अगर मौसम के हिसाब से हल्की फुल्की डालनी है तो डालने, बेहतर है कि उसमें भी केमिकल होता है। आप शुगर के मरीज सबसे पहले तो नेचुरली ग़िज़ाओं पे आ जाएं ना, जो भी उसने खाना है कुदरती ग़िज़ाएं खाएं। डब्बा पैक जो ग़िज़ाएं हैं उससे तरक कर दें, फास्ट फूड तरक कर दें, फ्रूट्स कुदरती जो होता है लें, सलाद कुदरती तौर पे जो होती है लें। अपना खाना बनाना जो खाना होता है उसको भी आप बिल्कुल कुदरती हालत के अंदर लेके जाएं, उसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मत करें जो केमिकल्स टाइप होती हैं। तो यानी कि साजिद भाई हम कह सकते हैं कि अगर हकीम साजिद इस्लाम ये कह रहे हैं कि मैं गारंटी के साथ शुगर को ट्रीट कर सकता हूँ, तो इसमें कोई सदाकत है और बहुत सारे लोग ट्रीट हुए हैं। तो आप जब ऑफ कोर्स इनके पास जाएंगे तो इनकी बातों को भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं और आपने मर्जी फिर अपनी करे, तो फिर नहीं हो सकता पॉसिबल ना। लेकिन इन्होंने कभी भी कहा कि गारंटी से, जो शॉकिंग सा लगता है मुझे भी, लेकिन ये एक हकीकत है कि जो प्रॉपर अपना एक कंटिन्यू एक कोई टाइमिंग ड्यूरेशन होगी 3 महीने या 2 महीने में आपको रिस्पॉन्स आने लगेगा। 3 से 6 मंथ होता है।
ठीक है। इसके साथ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो इसके साथ और बहुत सी बीमारियों के अंदर मुबतला हो जाते हैं। Of course मिसाल होगी। के तौर के ऊपर हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे मैं ये टाइप्स अभी बयान कर रहा हूँ, इसके अंदर अक्सर किडनी में पथरी हो जाती है, राइट साइड की किडनी के अंदर पथरी हो जाती है। और इस जो मैं जिसकी अभी निशानदेही कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं जिगर की रात को बढ़ा हुआ बोल रहा हूँ, इसके अंदर हम सब्जी इसको साथ मुकम्मल करते हुए ये सभी का बताते जाऊँ मैं आपको कि इसके अंदर कद्दू भी ले सकते हैं, लौकी, तोरी, टिंडे वगैरह जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हम सीरी पाए ले सकते हैं। सीरी पाए हम हकीकी शुगर के लोगों को मना करते हैं, बाकी सारे गोश्त अलाउ करते हैं, वो मैं बाद में बयान करूंगा। अच्छा सभी एक और बात बताऊं मैं आपको कि हम ये जो शुगर का इलाज कर रहे होते हैं किसी भी बंदे का, मैं बोलता हूँ पैंक्रियाज, हमारा लबलबा, इसका जो हम टेस्ट करवाते हैं, जिसकी हम गारंटी अल्लाह के हुक्म से देते हैं इंशाअल्लाह ताला, जो ये हमारा इलाज इतना कामयाब हुआ है अल्लाह के हुक्म से हुआ है। और मैं गुजारिश ये करता हूँ कि हमारे शुगर के जितने भी पाकिस्तान के अंदर या बाहर, मैं पूरे दुनिया के अंदर जो ये अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कर रहा हूँ, और मुझे फ़ख्र उस वक्त होता है कि जिस वक्त मैं अमेरिका, यूके, दुबई, सऊदीया, कुवैत या किसी भी जगह से मेरे पास पेशेंट मौजूद होते हैं, वो किसी भी टाइप्स के क्यों ना हो, शोल्डर फेरोजन के क्यों ना हो, मोहरों को क्यों ना हो, जब मैं वहाँ पे देखता हूँ कि वो ऑपरेट की तरफ जा रहा हूँ और मैं एक यूके से आए हुए बंदे का इलाज कर रहा होता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे ठीक होता है। जहाँ पे हर तरफ लिख दिया जाता है कि आपका इलाज मासवाए ऑपरेट के नहीं है। तो मेरे पास एक दुबई का हालिया एक पेशेंट गुजरा, उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसके लिए हर जगह पे गया हूँ, लेकिन मुझे ऑपरेट के अलावा कोई नहीं था, कि मेरा लेफ्ट जो शोल्डर था वो ऊपर नहीं जाता था, वो इतना शदीद दर्द था उसके अंदर कि मैं अपने काम से भी मफलूज होकर घर पे बैठ गया था। सभी मैंने 3 माह इलाज किया है टोटल उनका अभी, और इलाज चल रहा है। शुगर के मरीज़ थे, हार्ट की सर्जरी हुई थी, जो है ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, और लिपिगेट, लुप्रिन, एस्कार्ड, कॉनकोर, इसके साथ जितने भी फार्मूले हमारे खून को पतला करने वाले हैं, एक्सप्लेंडेड है, एक्सटोर है, एलोपैथिक में सब लेते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी टोटल मेडिसिन ख़त्म करवाई, क्योंकि हम शुगर के मरीज़ के साथ साथ दिल का भी इलाज कर रहे होते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर आपके दिल के वाल्व बंद हो चुके हैं, शुगर हो या ना भी हो आपको, तो भी उसका इलाज बगैर ऑपरेट के मुमकिन है। सिर्फ अगर आपको 5 दिन पहले पता चलता है, मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुंचती है और आपको सर्जरी का रिकमेंड कर दिया गया है कि आपने सर्जरी करनी है, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी आपके ऑपरेट के 5 दिन पहले भी अगर आप हमारी मेडिसिन शुरू कर लेते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से दावे से ये बोलता हूँ कि आपको ऑपरेट नहीं करवाना पड़ेगा, अपने हार्ट की सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। हमारी इस दवाई में जो आपको मेन चीज़ मिलती है वो ये मिलती है, आपकी सेहत वापस आती है। कोई भी मरीज़, बहुत से ऐसे हमारे दोस्त यार ऐसे चल रहे होते हैं जिनको हम TY मेडिसिन देते हैं कि चलो अपनी ज़िंदगी में सेट रहें। अगर हमारा प्रॉपर तरीका इलाज लिया जाता है और उस तरीका इलाज के अंदर आपकी सेहत आपको इस तरह मिलेगी कि जैसे एक तंदुरुस्त किस्म का शख्स होता है, उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी ग़िज़ाओं की बेकायदगियाँ की होती हैं, टाइम पे खाया नहीं होता है, और जिसकी वजह से उसकी सेहत ख़राब होकर वो किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता है। इसमें आपको सेहत इतनी ज़बरदस्त मिलेगी कि आपकी हड्डियों की ताकत, मैं ये बोलता हूँ कि 20 साल तक की जो अगर आपकी एज का, इसमें अगर कोई शख्स मेरे पास 50 साल की एज में आ रहा है, मैं बोलता हूँ इंशाअल्लाह ताला वो 15, 20, 25 साल अपनी उम्र से छोटा लगेगा और तंदुरुस्त हो जाएगा। और सभी अच्छा, आपके मैं देख रही हूँ दोनों फोन जी सभी मेरे, क्योंकि नंबर समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये रिसीव कर लेंगे, अभी लाइव नहीं, शो मैं है, आज सभी पॉसिबल नहीं होगा। यही चाह रहा हूँ कि बेशक आप आज कॉल अटेंड नहीं करें कि मैं अपने मौजू को थोड़ा सा बताएं, और मेरे नंबर पे आप मिस कॉल भी दे दें, मैं आपको करूंगा, क्योंकि मेरे इधर लगातार कॉल करने चाहे तो हो सकता है मैं भी। जी बिल्कुल, आप कॉल अटेंड कर लें। अच्छा सभी, इस तरह जब हम इस टाइप की शुगर में चल रहे होते हैं, तो जब हम अपने मरीज का इलाज कर रहे होते हैं, इसके अंदर मैदा, हड्डियों की ताकत, जो उनके मसल्स, जो स्केलेटल मसल, जो उनके हड्डियों के साथ जो मसल्स होते हैं, मेजर हमारे जो बड़े मसल्स हैं, ये स्केलेटल मसल भी हम इनको बोलते हैं, ये जो जॉइंट में जो हमारे साथ होते हैं, जी लेगमेंट हो गए, हमारे मसल्स हो गए, हमारी बोन्स होगी। हमारे इस इलाज के अंदर आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपके पट्टे मजबूत होते हैं, इसके साथ आपके एसाब मजबूत होते हैं, आपके गुदत जो है वो बेहतरीन काम करने लगता है, यानी कि आपका जिगर जो है वो प्रॉपर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने लगता है। इस हमारे इलाज के अंदर हमने मद्देनजर रखा हुआ है कि हमने जब पैंक्रियाज, सी पेप्टाइड, आपका वो टेस्ट जो सिर्फ लबलबे के मुतालिक है,
जब हम किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, हमारे उनके साथ ये अल्फाज होते हैं कि भाई हम आपका लबलबा रिपोर्ट्स के अंदर बिल्कुल तंदुरुस्त देंगे। यानी कि जिस वक्त आप अपने लबलबे का सभी टेस्ट करवाएंगे, सी पेप्टाइड नाम है इसका, एक तो HbA1c है जो हमारी 3 माह की जो है वो टॉलरेंस को जाहिर कर रही होती है कि हम जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद हमारे जिस्म के अंदर जो है वो क्या टॉलरेंस चल रही है शुगर की। यानी कि उसका एक स्टैंडर्ड है 5.6 का, जो एक स्टैंडर्ड है वो नॉर्मल शुगर के पेशेंट का है, और 6.5 जो है वो प्री डायबिटिक है, और इसी के साथ साथ जब इससे ऊपर चली जाती है तो वो परमानेंट मेंबर ऑफ डायबिटीज़ हो जाता है। तो लिहाजा हमारा ये इलाज शुगर का जो है, एक तो इस चीज़ की बेहतरीन मिसाल है कि हमारे पास से शुगर का इलाज करने वाले लोग अपनी सेहत जो शुगर की वजह से ख़राब हो जाती है, यानी कि वो टोटल की टोटल अल्हम्दुलिल्लाह वापस आएगी। इससे भी आगे अगर मैं बोलूँ तो अल्लाह के हुक्म से आप इंशाल्लाह ताला अपनी एज से भी छोटे लगेंगे। ये हमारा शुगर के जो कोर्स है उसका एक बेहतरीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा, एक सवाल इफेक्ट होता है इंसान सवाल के लिए। क्वेश्चन हाँ जी, जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास जो कॉल, क्योंकि आपने कहा था रिसीव नहीं कीजिए, जी, जी। तो दैन टू ट्रांसफर हियर वो उन्होंने मुझे मैसेज जी, कर जी, दिया जी, है। जी। तो उन्होंने ये पूछा कि एक ये लड़का है 25 साल का है जी। अबरार इस्लामाबाद से। इन्होंने कहा है कि अगर मैं मुझे उन्होंने जो बताया कि उनको शुगर इंडिकेट हुई है, ठीक है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ मैं इनिशियली से कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि ये ना हो कि वो मेरे लिए, क्या ऐसा होता है कि शुगर एक बार मेंशन हो जाए, वो डर गया है लड़का, 25 साल का, जॉब करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं डर गया हूँ, क्या ये शुगर मुझे हो गई है तो ये कंटिन्यू रहेगी या मैं इसको अभी से रोक सकता हूँ? इब्रार भाई इस्लामाबाद के अंदर जी, बच्ची है और बहुत से ऐसे लोग हैं। बड़ी मैं हैरत अंगेज बात आपको पहले भी बता चुका हूँ जी, और जी। वापस बता रहा हूँ। जी, हाँ, शुगर मेलाइटिस के अंदर, ठीक है, डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर टाइप 1 का इलाज मौजूद ही नहीं है। उसमें आपको सिर्फ इंसुलिन लेना पड़ती है। अगर आप इंसुलिन नहीं लेंगे तो आपका ज़िंदा रहना मुश्किल है। टाइप 1 का इलाज हमारे पास प्रॉपर से मौजूद है, और उन मेरे मरीज़ों के लिए बहुत खुशखबरी है जो अभी प्री डायबिटिक हैं, यानी कि इनिशियल इनिशियल स्टेज के अंदर है, जिनको अभी स्टार्ट हुई है, उनके लिए तो जो मेरी मेडिसिन है वो आबे हयात है, यानी कि ज़िंदगी की एक किरण है। मैं बोलता हूँ ऐसे लोग जिनको अभी से या 1 साल 2 साल 3 साल को भी मैं इनिशियल स्टेज ही बोलता हूँ, जिनको 1 2 3 साल से शुगर का भी पता चला है, और ऐसे लोग जिनको भी पता चला है वो कभी कभी गोली खा लेते हैं और कभी छोड़ देते हैं और कुछ अपना एहतियात करते हैं। उन मरीजों के लिए भी इतना फास्ट किस्म का हमारा कोर्स फिर काम करता है ना। अगर मिसाल के तौर के ऊपर एक शख्स हमारे पास अगर टाइप 1 में भी आ जाता है और उसको इंसुलिन लग रही होती है, सभी 100 इंसुलिन भी लग रही होती है, मैं 10 20 25 50 की बात नहीं करता हूँ, कि डेली का वो पेशेंट जो अभी 25 साल 5 साल 3 साल, यानी कि पैदा होने वाले एक बच्चा जिसको डायग्नोज हो जाती है उसको हम टाइप 1 बोलते हैं। और मेरे पास जो ऐसे मरीज ठीक हुए हैं जिनकी हिस्ट्री है 2 साल 3 साल 5 अच्छा, साल हम 7 इब्रार साल को ये मुतमईन कर सकते हैं? इब्रार को मैं बिल्कुल इस्लामाबाद की निस्बत से ही मैं इनको बात कर रहा हूँ। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ही मेरे इतने मरीज ठीक हुए हैं अल्लाह के फजल करम से, कि आप मेरे इस इलाज से इंशाल्लाह बिल्कुल मुतमिन हो और अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। और हमारी जो मेडिसिन जो है इतनी ज़बरदस्त है अल्लाह के हुक्म से कि आप शुगर से निकल जाएंगे। ये बिल्कुल आप जहन से निकाल देंगे शुगर का इलाज नहीं। ये दौर और है जिस वक्त ये बोला जाता था, जिस वक्त उस दौर में बोला जाता था कि शुगर का इलाज नहीं है। मैं सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से मेरे पास मरीज़ मौजूद हैं जिनका आप किसी तरीके से भी जाके जब मर्जी टेस्ट करवाएं अल्लाह के हुक्म से वो एक ओके और होंगे। सवाल हमारे पास आ गया है और कराची से हैं, रजिया बाजी हैं। जी, जी। और रजिया बाजी कह रही है मेरे 3 बच्चे हैं, उम्र उनकी 45 साल है ठीक है। और 5 साल और 6 महीनों ने पूरा मेंशन कर दिया ठीक है। कि मुझे शुगर है और मुझे मेरी हड्डियों में भी दर्द होता है और मैं लो बीपी का भी शिकार हूँ। ठीक है, BP लो तो होता है, उनके ठीक है। 3 बच्चे उन्होंने जो मेंशन ठीक किए है। हैं
और अब ये कह रही है कि लास्ट मेरा बेबी 5 साल का है, अब एवरेज लगा लें जो भी, मुझे नहीं मालूम। ठीक है। अब वो कह रही है मैं मेडिसिन पता नहीं 2-3 मेडिसिन के नाम लिखे होंगे उन्होंने, वो लेती हैं, मेटफॉर्मिन लेते हैं ज्यादातर लोग, और इसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं अभी एक बयान अब वो कह रही है कि क्या मैं हिकमत की तरफ, यानी कि वो तो एलोपैथिक इलाज है, तो कह रही है मैं दिन ब दिन लागर होती चली जा रही हूँ और मैं अपनी सेहत को मेंटेन नहीं कर पा रही, और मुझे बताएं कि मैं हकीमी इलाज करवाऊं तो क्या मैं रिकवर हो सकती हूँ? बिल्कुल रिकवर हो जाएंगी आप, यानी कि 5 साल क्या, अगर आपको अल्लाह नहीं करे कोई ऐसे मरीज हैं जो आपके अलावा मेरी बात सुन रहे हैं जिनको 20 साल से शुगर है, 25 साल से शुगर है और वो इंसुलिन के ऊपर आ चुके हैं, फिर भी क्योर हो जाएंगे। आप मेरे जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे होते हैं, क्योंकि मैं आज टाइम आपको मालूम जो इन्फॉर्मेशन है उसका ज़्यादा देना चाह रहा हूँ, इसके लिए एक मैसेजिंग का सिलसिला उधर चला है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप एक तो मेरा व्हाट्सअप मौजूद है और मेरा जो एड्रेस आपके सामने चल रहा होता है वो भी, अगर मेरा कोई मरीज़ मुझ तक नहीं पहुँच पाए तो तशखीस मर्ज के लिए बहुत ही मस्ट होती है। अगर तशखीस फाइनल ना हो तो आपका अलामतों के ऊपर इलाज करना ठीक नहीं होता है। आप मेरी बहन मुझे कॉल व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भेजें, मैसेज भेज के मुझे जो आपने गोलियां खाई हुई हैं उनका, ऐसे मरीज़ जो पूरे पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप रखते हैं या बाहर के मुल्कों के अंदर भी, और मुझे ये अपनी गोलियों की तस्वीरें भेज दें आप, ठीक है। साथ मेरा तरीक़ाकार जो होगा, जो मैं अभी बता भी रहा था कि सुबह फर्स्ट टाइम का यूरिन किस तरह भेजना है, उसके लिए मैंने एक पूरा पोस्टर बनाया हुआ है, एक पूरी मैंने उसकी प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है कि इस तरीके के साथ मुझे आप इन चीज़ों पे अमल करके मुझे पहले टाइम का यूरिन भेजें, मैं आपकी डाइट उस पर सिलेक्ट कर दूं, फिर जब आप बोलें आपकी मेडिसिन भी आपको रवाना कर दूं। मेरी बहन जो आप रज़िया साहिबा जो कराची से बात कर रही हैं, मेरा मतलब क्योंकि कराची के अंदर है, मैं पूरी दुनिया से इसी कराची के मतलब से ही मेडिसिन भेज रहा होता हूं। आप मेरे पास मेरे इस एड्रेस के ऊपर विजिट भी कर सकती हैं और बिल्कुल बेफिक्र होकर अल्लाह के हुक्म से आ जाएं, इसका आपकी शुगर बिल्कुल परमानेंट ठीक हो जाएगी। हम यहाँ तक कि आप किसी भी लेबॉर्ट्री से सी पेप्टाइड करवाएंगी, अपने लबलबे का टेस्ट करवाएंगी, वो आपका जो लबलबा है बिल्कुल तंदुरुस्त इंशाल्लाह ताला आएगा। और अभी सभी हम अपने कॉलर जी उन्होंने अब वो मैसेज ऐसे करिए कि कॉल क्यों नहीं रिसीव करे, कॉल इसलिए नहीं ताकि हम आपको सही इन्फॉर्मेशन जरा प्रॉपर पहुंचा दे। कॉल्स में होता है हेलो हेलो में ही निकल जाती है। आप मेरे बिल्कुल सब ठीक है, मेरे नाराज ना व्हाट्सएप हो, मौजूद आप हैं। 12 बजे के बाद इनसे इंटरेक्शन कर सकती हैं, डोंट यू वरी, परेशान ना होइएगा। मेरे पास जितने भी कॉल्स आपके सामने लगातार आ रही हैं, मैं इन सबको रिप्लाई करता हूं। आपके पास अगर व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद होगी तब भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आप व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं तो भी आपके नंबर पर कॉल की जाएगी, आपसे आपकी बीमारी की मुकम्मल डिटेल ली जाएगी। सिर्फ हमारी मेडिसिन, मैं अपने तमाम व्यूअर जो मैं देख रहे हैं, ऑडियंस जो मैं सुन रहे हैं, मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि जिस वक्त तक हमारी तशखीस का मरहला चल रहा होता है उसके अंदर यहाँ तक पेशेंट भी मौजूद है कि जो हमें 15 दिन भी लग जाते हैं, 10 दिन भी जिनको लग जाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा भी लग जाता है। तशखीस फाइनल होने के बाद जब हमारे नेट जो होता है एक चल रहा होता है जिसके अंदर हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि जब हमारे पेशेंट ने हमसे मेडिसिन मंगवा ली उसके बाद हम परमानेंट उसके साथ उसकी व्हाट्सएप पे उसकी कोई भी चीज़ उसने पूछनी होती है, उसके साथ हम राब्ते में रहते हैं। और हमारी जो सभी मेडिसिन होती है वो ऐसा नहीं है कि किसी को मुआफ़क़ आए किसी को नहीं आए। मेरे पास हालिया बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने ये कहा कि हमने हकीम से दवाई ली थी और हमें रास नहीं आई थी और हमें सूट नहीं की थी। मेरे पास आज तक कोई भी ऐसा पेशेंट मौजूद नहीं है कि जिसने ये अल्फाज बोले हों कि हमें दवाई जो है वो मैच नहीं की। हम तो देते ही मर्ज के हिसाब से मेडिसिन है, हम तो तशखीस फाइनल करने के बाद ही मेडिसिन देते हैं। तो मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ कि जैसे ये लोग थे जिनको इन्हीं लोगों को जो मैं हालिया बयान कर रहा था कि जिनके पाँव में जलन हो रही होती है, इन्हीं लोगों को एक वक्त में आके जो है इनका खून गाढ़ा होने लग जाता है और इनको साथ ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। और बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जिनको पहले ब्लड प्रेशर हुआ होता है, बाद में वो जो जिस तरह क्योंकि ब्लड प्रेशर और खून के गाढ़ा होने के बाद खून में शक्ल और चिकनाई कंट्रोल नहीं होती है, वो मरीज जो होते हैं इनको बाद में जो है वो
प्री डायबिटिक हो जाती है या वो डायबिटीज़ के मरीज हो जाते हैं। ज़ियाबीतीस की इस बीमारी के अंदर मुख्तलिफ स्टेज हैं, इसीलिए हमें तशखीस के मराहल के अंदर जो है कुछ टाइम चाहिए होता है। अगर मरीज इमीडिएटली हमसे राब्ते में रहता है और हमारी बात का फौरी जवाब देता है और जब हम उसे कॉल करते हैं वो आगे से उठा लेता है। जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ, कहाँ से? मैं लाहौर से बोल रही हूँ नाहिद। जी नाहिद, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैंने ना हकीम साहब से बात करनी है। बात कीजिए। हेलो, जी हकीम से बात सुन कीजिए। रहा हूँ जी मैं आपकी बात, आप बताइएगा अपना मसला क्या है। मेरा मसला डॉक्टर साहब ये है, मेरे ना घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है। अच्छा मेरी बहन, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 50 से ऊपर है। आपका वजन? 50 से ऊपर। अच्छा, वजन कितना है आपका? वजन तो कभी करवाया ही नहीं है। अंदाजन देखने में आप नॉर्मल हैं या मोटापा है? 70 किलो में है, 70 है मेरा वजन। अच्छा ठीक है, आपका जो मतलब के पेट जो है वो बाहर तो नहीं निकला हुआ है? हाँ जी, थोड़ा सा है जी निकला हुआ है। देखिए हमारे पास अच्छा, आपको कोई और बीमारी तो नहीं है? कुछ डॉक्टर ने बताया तो नहीं कि टेस्ट आपको तो कोई- नहीं करवाया आपने हाँ। कोई? नहीं नहीं, मुझे बीमारी और कौन नहीं, बस ब्लड का मसला, थोड़ा सा ब्लड तेज हो जाता है और मैं बाकी समझ घुटनों गया। का बहुत ज्यादा चले मेरी होता है। बहन, बस आप मैं लाइव समझ- आंसर देखिएगा। बहुत शुक्रिया ऐसा for जो calling। पेशेंट होता है उसको कंफर्म जो है वो जिगर की हरारत बढ़ी हुई होती है, फैटी लीवर होता है, किडनी फैटी लीवर, क्योंकि हमारे लीवर के अंडर में हमारी किडनी आती है। जैसे हम सभी शुगर का भी इलाज कर रहे होते हैं ना, इस शुगर के इलाज के अंदर या कोई भी मेरे मतलब के अंदर इलाज चल रहा होता है, इसके अंदर हम किडनी का तो इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं कि हमारे नजदीक जिगर जो होता है वो आप अल्लाह पाक ने आपका जो वाइटल ऑर्गन, हमारे जो मेजर ऑर्गन्स के अंदर सबसे बड़ा जिगर है, लीवर के खराब होने के बाद आपके जिस्म के अंदर बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं कि मैं बोलूं कि इनिशियल स्टेज लीवर से ही चलती है। तो इसके बाद हैवी जो स्टेज बनती है कैंसर की सूरत में, ब्रेस्ट की रसोली की सूरत में, क्योंकि जैसे कि सभी के साथ मैं जोड़ों के दर्दों का इलाज कर चुका हूं और जिस वक्त मैं अभी आ भी रहा था प्रोग्राम के लिए, मुझे लाहौर से मेडिसिन तीसरे मंथ की भेजनी थी, मुझे तीसरे मंथ की मेडिसिन भेजनी थी और मैं जोड़ों के दर्दों के मुतालिक भेजता हूँ और ऑस्टियोआर्थराइटिस, अच्छा, इसका रूमेटॉइड मतलब है, आर्थराइटिस। एक सवाल ये सुनिए साजिद भाई, शुगर में कौन कौन सी चीजें हमारी मुतासिर होती है? यानी कि आईसाइट वीक हो सकती है, हमारा हार्ट सभी- भी तेज हो सकती है, घुटनों में दर्द होता है, ब्लड में या ब्लड शुगर भी होता है कि नहीं होता? मैं अभी सभी इसका बता दूं। Yes. जैसे ये नाहिद मेरे से बात कर रही हैं वहां से लाहौर से कि इनके साथ जोड़ों के दर्दों का जी, जी। प्रॉब्लम है, ये शुगर में बेशक नहीं भी हैं, तो शुगर का जो मरीज है उससे बिल्कुल इसमें आना है, जोड़ों के दर्द में आना है। और ये हमारी जो शुगर होती है, असल में शुगर सभी होती ही ब्लड के अंदर है। ओहो, ठीक है, वो कैसे कि जो भी हम खाते पीते हैं वो ग्लूकोज की शक्ल इख्तियार करता है, कैलूस और कैमूस के नाम से एक मादा बनता है। ये जब कीमियाई तहरीक से हमारे लीवर के अंदर से होता हुआ तैयार होके जब हमें मिलता है और डायरेक्ट ये हमारे खून के अंदर शामिल होता है। ये जो ज़ियाबीतीस है ना जी, ये है ही ब्लड की बीमारी, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हमारी टोटल एनर्जी आ रही होती है, ये हमारे मुख्तलिफ हिस्सों में खून पर जो जब जाता है ये उस हमारे एसाब की पूरी खुराक जाती है। तो शुगर क्या है? शुगर क्योंकि लबलबा एक खून के अंदर ही मॉलिक्यूल जो है वो भेजता है, जो हमारे बीटा सेल होते हैं 4 तरह के, जो हमारा कंट्रोल करवा रहा होता है हमारा लबलबा। ये जब सभी एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो हमारे खून के अंदर शामिल शक्कर होती है ना, उसने उसको पकड़ना होता है और खाना होता है और खा के उसको तवानाइयों में चेंज करना होता है। तो हमारा जो खून के अंदर मौजूद, जैसे हम एक मिसाल देते हैं गाड़ी की, एक गाड़ी है, एक मोटरसाइकिल है, फ्यूल्स की, पूरी बॉडी हमारा फ्यूल ही शुगर है, हमारा फ्यूल ही शुगर है। और लबलबे ने इसको जला जला के तवानाइयों में चेंज करना होता है। और रिजर्व क्या बचती है? रिजर्व क्या बचती है हमारे पास? यानी कि अगर देखा आपने कि अगर किसी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है, एक उसमें रिजर्व होता है। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर रिजर्व जो शुगर होती है, नाश्ते से पहले खाली फास्टिंग के अंदर अगर हम चेक करें वो 100-120 के बीच में, और जब हम फिर खाना खा के 2-2.5-3 घंटे हमारे गुजर जाते हैं, उसके बाद वो 120, 30, 40, 150 तक होती है। मैं आखिरी पैगाम अभी ये सभी देना मैं चाहूंगा। एक बात करना चाहूंगी कि डॉक्टर हकीम साजिद इस्लाम साहब ने
काफ़ी डिटेल में बताया और इनके नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। अभी जैसे ही मैं इनको थैंक्स करूंगी, ये आपको एक छोटा सा मैसेज देंगे हेल्थ से रेलेवेंट, और उसके बाद फ़ौरन आप इनसे रब्ता कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पर, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग प्ले हो रहा है। अब ज़रूरत नहीं है बताने की, और ये इनकी टाइमिंग जब आप इनको कॉल करेंगे तो हर चीज़ मिलेगी। लेकिन मोटिवेशनल मैसेज लास्ट में साजिद साहब से लेती हूँ कि एक इंसान को हम एज अ सेहत के लिए, या उसको अपनी सेहत अल्लाह ने जो तोहफा दिया, और बड़ा प्यारा ये मैसेज देते हैं कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो अल्लाह पाक ने उसकी शिफा न रखी हो। तो एक इंसानी मैसेज जो है ना ह्यूमैनिटी का, वो साजिद साहब देंगे आपको कि अल्लाह पाक की ये कीमती जान, ये तोहफा, ये ज़िंदगी है, इसका हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जी साजिद भाई। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। आप अपना सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का सोना सब इन टाइम कीजिए अगर आप बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, और या आप अपने आप को इस तरह से अपना सोना, खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना अगर आप अच्छे तरीके के साथ करते हैं तो आप अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखते हैं, तो आप अपनी एक फैमिली का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपकी ये सेहत आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी होती है, आपके अपने लिए भी ज़रूरी होती है। लिहाजा मैं तो बस एक आखिरी पैगाम के अंदर आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अगले में जो प्रोग्राम चलेंगे उसके अंदर आपको बाकी जो टाइप्स हैं शुगर की, इसके बारे में भी बताऊँगा। हमारे इदारे के अंदर किडनी फेलियर से लेके मैदे के अंदर और बालों के मुतल्लिक हमारा ऑयल है, इसी तरह बेऔलादी के मुतल्लिक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 to all डिजीज़ का, पिता पथरी, गुर्दा पथरी का इलाज कर रहे होते हैं। आप हमसे रब्ता करें, हमारे ये जो नंबर्स हैं स्क्रीन के ऊपर चल रहे होते हैं, विजिट करें। हमारे मतलब का एड्रेस आपके सामने मौजूद है। इंशाल्लाह अगले ही प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और ट्राइब सब के बारे में इंशाल्लाह मैं शुगर का। और अगली बार मैं आपसे नाराज हूँ, आप प्लीज कॉल्स ले लीजिएगा, लोग मुझे मैसेज कर करके तंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। इंशाल्लाह ताला हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। शुगर जो ब्लड में सर्कुलेट करती है उसको पूरा डिफाइन करेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। और जी हाँ, हमारी चिकन दिलकश कबाब इज़ रेडी और बड़े मज़ेदार, क्योंकि रेसिपी तो मैं पहले से ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और हमारे साथी शेफ़ समरा, थैंक यू सो मच समरा, आपने चिकन दिलकश कबाब जिस तरह दिलकश अंदाज में प्रेजेंट किए हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और इंशाल्लाह ये ज़रा सा अभी बहुत गर्म है, फिर हम इसे चखेंगे भी, नो डाउट। बड़ी ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी है और ये इनकी अपनी ऑन है, यानी कि इन्होंने अपने रेसिपी को खुद ऑन किया और बड़ी ज़बरदस्त लगी, मुझे अच्छा लगा। दैट्स गुड, थैंक यू सो मच कमिंग बिन ऑन शो गुड मॉर्निंग विद सभी। आपका समरा बहुत शुक्रिया, और समरा का हमने थैंक यू किया। और चलते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, और नेक्स्ट सेगमेंट आपको ज़रा बड़ा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि हमें कुछ लोग डरा रहे हैं। और अब बोले ये कौन लोग हैं जो डरा रहे हैं? यस, हमको एक अजीब सा खौफ तारी है। कभी कहते हैं पाकिस्तान एक नहज पर आ गया है और बहुत लॉस में जा रहा है। इकनॉमिक की बात करें, मईशत की बात करें तो कहते हैं वो डूब रही है। और जब बाज़ारों का रुख देखें तो, और खाने पीने के रेस्टोरेंट का रुख देखें तो वो दबंग किस्म का रिप्रेजेंट हो रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर कुछ आँच नहीं आ सकती, कुछ लोग कह रहे हैं आप लोगों को जो है पर्दादारी है, बताया नहीं जा रहा। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, और मैं चाहती हूँ इन सारे सवालों का जवाब एक ही इंसान दे सकता है, और वो रेलेवेंट है बिजनेस कम्युनिटी से। और पाकिस्तान की जो खड़ा है, ऑन है, तो वो कहते हैं पिलर ऑफ पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी की वजह से। तो हम बात करते हैं एक ऐसे पर्सन से जिन्होंने हमेशा लीडर बन के रिप्रेजेंट किया है तमाम बिजनेस कम्युनिटी को, और लीडरशिप में उनका नाम सर फहरिस्त है। माशाल्लाह सबके साथ शोल्डर, कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन अक्कासी करना बहुत ज़रूरी है अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। माशाल्लाह नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान से मियां जाहिद हुसैन सितारा इम्तियाज मेरे साथ गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं साहिद साहब? अल्लाह करम ठीक। और मैंने शायद इंट्रो में अभी बताया है, तो मैं चाहती हूँ ज़रा आप बिस्मिल्लाह करें और बताएं कि मेरे कितने सवाल जो हैं वो क्वेश्चन मार्क है, कितने बिल्कुल सही हैं। देखें, बात यह है कि आपने अभी इंट्रो में जो बात की कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, तो बिल्कुल ये सही है कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो
इन्फ्लेशन है वो इस वक्त कोई 36.5% तक पहुंच गई है। ओके। और ये पिछले 50 साल में इतनी इन्फ्लेशन कभी नहीं हुई। अच्छा तो इसी तरीके से जो बैंक मार्कअप्स हैं जी। वो भी इस वक्त जो है कोई 21% पे हैं और IMF ये कह रहा है कि जी इसमें 2% का और इजाफा करें। तो ये 21 या फिर IMF के मुताबिक अगर 2% और इजाफा भी कर दें जी। तो 23% का मतलब ये नहीं है कि ये 23 इसके बाद ये तो वो है जो स्टेट बैंक मुकर्रर करता है। इसके बाद फिर बैंक का अपना मुनाफा होता है 3-4%। जी। तो इसका मतलब है अगर इस वक्त 21 है तो 3-4% और लगा लें तो तकरीबन 24-25% के करीब मार्कअप जा रहा है, जो कि IMF के मुताबिक मजीद 2% भी बढ़ने की तवक्को है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अभी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, यानी जब भी आप कोई कारोबार करते हैं तो ज़ाहिर है कि आप बैंक से फाइनेंस लेते हैं और ज़मीन खरीदते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं जब इतनी ज़्यादा महंगाई है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी वो बिजनेसमैन किस तरीके से फर्दर अपने बिजनेस को ग्रो करेगा और किस तरीके से आवाम के लिए सस्ती चीज़ें बना सकेगा। इसी तरीके से किस तरीके से वो एक्सपोर्ट कर सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो अभी आपने जो बात की तो पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार जो है या किसी भी मुल्क की मईशत का जो इन्हिसार होता है वो एक्सपोर्ट पे होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दूसरे अच्छा, जो एक चीज इसमें ऐड कर लें ताकि आपको और बोलने में कहने में हमें इन्फॉर्म करने में आसानी हो। पहले एक कॉस्ट थी, अभी कितनी पुरानी बात नहीं है, एज अ कम्पेयर टू 6 मंथ अगर मैं पीछे चली जाऊं तो एक कॉस्ट, फॉर एग्जांपल एक चीज 1 किलो जो हम ऑयल लेते थे वो मेरे ख्याल में कुछ 160 या 200 कुछ था ऐसे, ठीक है। अब वो एकदम 500 रुपए किलो आ गया, तो 3 गुना या 1 गुना तो थी, 2 गुना बढ़ के रिप्रेजेंट हुई। इस तरह एक आम कंज्यूमर पर भी लोड पड़ा। और आप सोचें कि अगर पाकिस्तान में कहते हैं जिस मुल्क की महंगाई, आपने भी इसको इंडोर्स किया है जो मैं मैसेजेस में देख रही हूँ, कि जिस मुल्क की महंगाई जब बढ़ जाती है तो वो खसारे में ज्यादा जाता है। आप जरा सा इसको भी इंक्लूड कर देखें, रमजान से पहले जो है कुकिंग ऑयल जो था ये तकरीबन कोई 500 रुपए किलो था। बिल्कुल सही, ऐसे ही। जो अब ये 605 या 610 रुपए किलो, 1 किलो का या बहुत ज्यादा। तो अब जाहिर है कि ये मैंने जैसे कहा ना कि 36% को एक्सीड कर गई है महंगाई। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसी तरीके से आप देखें डैमेज की तरफ कि उनकी कीमतें जो हैं वो रोज बरोज बढ़ती चली जा रही हैं। तो अब उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला है जिनकी इनकम फिक्स है। जो सैलरीड पर्सन है उनकी फिक्स्ड इनकम है, तो वो ज़ाहिर है कि उस इनकम के अंदर उनका इसमें गुजारा करना नामुमकिन सी बात है। अब तो मैं समझता हूँ कि जो मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास के लिए भी इस महंगाई को सस्टेन करना और मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। आपने ये देखें कि बिजली के रेट्स जो हैं वो किस तरह बढ़े हैं। वो तकरीबन पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। गैस के रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये सारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं तो इसमें आवाम के लिए और आम आदमी के लिए तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो जो बिजनेसमैन और खाते पीते लोग हैं उनके लिए भी एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान में एक दूसरी पर मसला आ रहा है कि अभी हम रोज़ सुनते हैं कि जी पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करेगा और पाकिस्तान जो है वो अपने कर्ज़े लौटा नहीं सकेगा। तो पाकिस्तान को ये मई तो आ गया है, तो जून तक जो है पाकिस्तान को कुछ $6 अरब के करीब कर्जे लौटाने हैं। अच्छा, अब उसमें IMF के प्रोग्राम की अहमियत यह है कि अगर हम IMF के प्रोग्राम में एंटर होते हैं तो इसका मतलब यह है कि फिर एक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ये समझती है कि ये जो कि IMF की हिदायत या उसके प्रोग्राम पे अमल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये अब फाइनेंशियली वाइबल हैं। तो फिर हमें मजीद कर्जे मिल जाते हैं। सही। तो जब मजीद कर्जे मिलते हैं तो पुराने हम लौटा सकते हैं। अगर हमें मजीद कर्जे ना मिलें, पुराने लौटाने पड़े, तो ज़ाहिर है हमारे पास तो इतने फॉरेन रिजर्व्स हैं नहीं कि हम वो लौटा सकें, तो फिर उसमें डिफ़ॉल्ट की पोजीशन आती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को अगर वाइबल रखना है या सस्टेनेबल रखना है अपनी इकॉनमी को, तो हमें फिर डिफ़ॉल्ट से हर सूरत में बचना होगा और IMF के प्रोग्राम में जाना हमारे लिए बहुत शिद्दत से ज़रूरी होगा। अच्छा, एक बात बताए, मतलब इतने साल माशाल्लाह 70 साल हो गए हैं, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को माज़े वजूद माशाल्लाह आ चुका है और काम भी चल रहा है, लेकिन कभी भी मैं यही सुनती रहती हूँ, एक वक्त था कि हम कर्जा देते थे, ऐसा भी था। और ये मैंने न्यूज़ में देखा भी है, पढ़ा भी है, मेंशन नहीं कर रही हूँ।
तो हम कर्जा लेते जा रहे हैं, हमारे आने वाले नस्लों पर ये बोझ पड़ता जा रहा है, तो हम कब स्टेबल होंगे? मियां जाहिद साहब, आप प्लीज जरा सा वो इस पे हमने रोशनी डालिए। कहीं पढ़ा तो है कि पाकिस्तान ने एक एक आध वक्त, दफा हाँ, किसी दिया को, कोई था। शायद जर्मनी को या किसी जी। मुल्क को कुछ छोटा मोटा कोई हाँ, कर्जा दिया दिया था। था। तो उस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इतनी वीक नहीं थी, और ये भी हमें पता है कि पाकिस्तान के क़याम के शुरू के दिनों में हमारे पास दफ्तरों में काम करने के लिए पेपर पिन तक नहीं होती थी, और वो फिर जो कांटे होते हैं ना, सरकंडे कांटे मैं समझ गया, के, ठीक तो है। उसको पिन के तौर पे इस्तेमाल करते थे। तो पाकिस्तान की इकॉनमी कभी भी इतनी स्ट्रांग तो नहीं रही, लेकिन बात यह है कि इतनी बुरी भी नहीं थी जितनी आजकल की सिचुएशन है। तो इस सारी सिचुएशन में बहरहाल बात यह है कि हमें एक तो नंबर 1 हमें अपनी एक्सपोर्ट को ठीक है। बढ़ाना होगा, नंबर 2 हमें अपनी फॉरेन रेमिटेंस जो है, जो हमारे मजदूर लोग या भाई हमारे बाहर काम करते हैं, वो बाहर से पैसे भेजते हैं जो, सही है। उसको फॉरेन रेमिटेंस कहा बिल्कुल जाता ऐसे है। ही। तो एक तो हमें उसको बढ़ाना होगा, और दूसरे हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। अच्छा, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें उसमें जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जी। उसको कॉम्पिटिटिव रखना होगा। फॉर एग्जांपल आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आप इंडिया का एक ताजिर है और वो कपड़ा बना के बाहर एक्सपोर्ट करता है, तो वही कपड़ा बनाने में कॉटन का उसको क्या कॉस्ट आती है, और पाकिस्तान में वही कपड़ा अगर मैं बना रहा हूँ तो मुझे क्या कॉस्ट आती है। अगर मेरी कॉस्ट उसके मुकाबले में ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स। तो फिर मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकूंगा। फर्ज कीजिए कि आप अमेरिका में रहती हैं और आप मुझसे कपड़ा इंपोर्ट करना चाह रही हैं, तो उनका कपड़ा सस्ता होगा, इंडिया का मेरा महंगा होगा, तो फिर आप ज़ाहिर है उनसे लेंगी। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी कॉस्ट जो है उसको कॉम्पिटिटिव रखना होगा, ताकि हमारी कॉस्ट ज़्यादा ना हो, ताकि हम दूसरे ममालिक जो हैं जैसे श्रीलंका है, वियतनाम है, इंडिया है, चाइना है, ताकि हम उनके साथ मार्केट में मुकाबला करके अपनी चीज़ें बेच सकें। अब हमारे यहाँ जो बिजली महंगी है, बिल्कुल हमारे यहाँ गैस महंगी है, सही है। हमारे यहाँ ज़मीन महंगी है, हमारे यहाँ जो बैंक का जो हम कर्जा लेते हैं वो महंगा उसके है, ऊपर हाँ ज्यादा मार्जिन। ठीक है ना। तो जब ये सारी चीज़ें महंगी होंगी तो फिर हम जो भी चीज़ बनाएंगे तो वो महंगी बनेगी, बिल्कुल महंगी ऐसे। बनेगी तो वो इंडिया या वियतनाम या बांग्लादेश, उनके साथ हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। सही तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ती नहीं है, सही। वो इस वक्त कोई 27-28 अरब डॉलर पे आके स्टैगनेंट है। तो ना बढ़ने की बुनियादी वजह भी यही है कि हमारी जो कॉस्ट है उसको हम सही नहीं करते। और अभी चंद दिन पहले जो है, जो हम एक्सपोर्टर्स को जो अपनी बिजली और गैस कुछ निस्बतन कम रेटों पे दे रहे थे, तो वो भी अब गवर्नमेंट ने IMF के कहने के ऊपर और उसकी कीमतें भी बढ़ा दी हैं। सही। तो उसकी वजह से अब हमारा जो एक्सपोर्टर है वो मज़ीद आउट ऑफ बिजनेस होगा या आउट ऑफ कंपटीशन होगा, सही। तो वो इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव करना डिफ़िकल्ट होगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम जैसे आप मुझे बता रहे थे ये चीज़ महंगी, वो चीज़ महंगी। पहले ये होता था कि बुनियादी चीज़ें हमें आसानी से मिल भी जाती थी और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, और हमारी ना लाइट इतनी जाती थी, ना हमको गैस का प्रॉब्लम था, ना पानी का प्रॉब्लम था। लेकिन ये जो बुनियादी चीज़ें यानी कि टैक्स भी दे रहा है, बिल भी पे कर रहा है, उसके बावजूद उसके घर में लाइट नहीं है, और पंक्चुअलिटी के साथ यानी कि 24 आवर्स में 4-5 घंटे तो जानी मस्ट है। ये कुछ भी कर लें 1 आवर के लिए जी, कभी 10 बजे जा रही, हम लोग बुनियादी चीज़ों से अभी तक महरूम हैं। तो लड़ाई किस बात की है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। एक तो वैसे ही मकरूज, ऊपर से महंगाई का जोर, बुनियादी चीज़ों से महरूम, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही, तो फिर हम किस जगह पर खड़े हैं मियां जाहिद साहब? देखें, बात यह है, जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जैसे बिजली और बिल्कुल, गैस का बिल्कुल। आपने बताया, तो मैं आपको बिजली के बारे में ज़रा वजाहत के साथ बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज नहीं है। ठीक है। बिजली हमारे पास जितनी होनी चाहिए उतनी है, बल्कि उससे कुछ सरप्लस है, ठीक है। यानी हम उससे ज़्यादा भी बना सकते ओके। हैं जितनी हमारे वाह, पास है। जबरदस्त ठीक है। सरप्राइज। अब मसला ये है कि बिजली तो हमने बना ली, बनाने के बाद हमने आगे ग्रिड जो सिस्टम होता है जो सप्लाई करता है बिजली, जी। तो हमने ग्रिड में भी डाल दी। ठीक है। अब जब वो बिजली आती है सिस्टम के अंदर, ग्रिड के अंदर, और ग्रिड से फिर आगे वो सब स्टेशन में आती है, फिर लोगों के घरों में जाती है, तो वहाँ से रिकवरी नहीं होती। अच्छा, ओके। अच्छा, ठीक है। फिर बिजली कंपनी क्या करती है कि जिस इलाके से रिकवरी नहीं होती वहाँ पे वो बिजली बंद कर देते हैं या बिजली सही सही, ऐसा है। थोड़ी कर, ठीक है। बिल्कुल, इसके भी हमें तो निशानदेही हाँ, करनी तो चाहिए। जिन सब स्टेशन से उनको लॉस हो रहा होता जिन है कि वो इलाकों ये से। देखते हैं कि जी हमने इनको बिजली दी थी 100 रुपए की और आए हैं 50 रुपए,
ठीक है ना। ओके तो वो फिर क्या करते हैं कि अच्छा फिर लोगों से बिल लेने जाते हैं तो वो देते नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छा फिर कई जगहों पे कुंडे लगे हुए हैं। ऐसा भी है, बिल्कुल अच्छा तो यानी एक बिजली चोरी भी है, बिल की नॉन पेमेंट भी है। तो बिल्कुल वो फिर क्या करते हैं कि वो बिजली वहां पे बंद कर देते हैं। ऐसा ही, बिल्कुल अच्छा ठीक। जब वो फिर बंद कर देते हैं 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, ज़ाहिर है कि कुछ इलाकों से वो मुनाफा कर रहे होते हैं और कुछ इलाकों से वो लॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो फिर जो लॉस कर रहे होते हैं उसकी एक लिमिट होती है कि भाई ठीक है जी हम ये 50 रुपए का लॉस कर सकते हैं या 25 रुपए का लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं तो उस हद तक तो वो बिजली वहां पर देते हैं जो नॉन पेमेंट एरियाज हैं, और जहां वो लॉस उनका बढ़ता है तो वहां फिर वो बिजली बंद कर देते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में लोगों को बिजली नहीं मिल रही वो असल में लोड मैनेजमेंट है कि वो मैनेज करते हैं कि भाई यहाँ से रिकवरी नहीं हो रही तो यहाँ इसको कम अच्छा करना। आप माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में माशाल्लाह आपने टूर किया है, ठीक है, जाते रहते हैं विजिट के लिए, एज बिजनेस में भी और वैसे भी। इसमें एक बात मैं कर लूं Yes, तो लोगों को भी इस चीज को समझना नहीं, चाहिए कि बिल्कुल, आप आपने अगर बहुत बिजली अच्छी यूज बात कर की। रहे हैं तो मैंने आप बिल देखा पे ऐसा होता है, करें। बिल्कुल। जब आप बिल पे नहीं करेंगे है, तो बिल्कुल। फिर बिजली तो बंद होगी, बिल्कुल तो फिर ऐसे। जब पे बंद होगी तो फिर आप लोग चीख चिल्लाते हैं पहले कि भाई- लोग इतना बिजली चोरी नहीं करते थे, अब देखम देखी इस गुनाह के मुर्तकिब हर पर्सन होने शुरू हो गया। अच्छा आप डिफरेंट कंट्रीज में गए हैं और डे बाय डे हर छोटा मुल्क भी डेवलप होके आगे उभर के सामने आ रहा है। तो हम जितना आगे जा रहे हैं, जिंदगी की नई नई सदी में दाखिल हो रहे हैं, बकौल आपके कि 2024 में क्या हाल होगा पाकिस्तान का, वो भी जरा निशानदेही कर दीजिएगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि और कंट्री, छोटे से छोटे कंट्री डेवलप हो रहे हैं, उनके रोड सिस्टम अच्छे हो रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट आउटस्टैंडिंग हो रही है, ट्रेन्स बन रहे हैं, डे बाय डे वो आईटी में भी आगे जा रहे हैं, और हम डे बाय डे रोड और सड़कों में ही उलझे हुए हैं, यानी कि एक ट्रैफिक भी हमसे मैनेज नहीं हो पा रही। तो हम किस जगह पर हम आगे मूव कर सकते हैं, आप ये बताइए। देखिए हमारे यहाँ एक मसला है बुनियादी तौर पे, एक तो करप्शन है ठीक है, और एक नाअहली है। बिल्कुल सही। अच्छा जब हम नए लोगों को भर्ती करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं तो उसमें भी करप्शन होती बिल्कुल है। सही। जब वो एक आदमी करप्शन के जरिए आता है तो वो नाअहल भी होता है। ठीक है, फिर वो बैठता है सीट के ऊपर तो उसके जो फैसले होते हैं उसमें भी वो बिल्कुल चीज़ें सही। प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है। तो इस वजह से हम छोटे से छोटी हमारा जो इश्यूज हैं उनको भी हम यानी कि मेरिट पे सिलेक्शन नहीं है। मैनेज नहीं कर पाते, मेरिट पे सिलेक्शन नहीं है, फिर उसमें करप्शन है ना, तो ये सारी एक चीज़ें जो हैं ये एक आप फिर भुगतनी पड़ती है मुल्क को। एग्जैक्टली लोगों को भुगतनी पड़ती है, मुल्क को भुगतनी पड़ती है, मुल्क की जो तरक्की है ओवरऑल वो कंप्रोमाइज हो जाती है और हम तरक्की नहीं कर सकते। अब इस वक्त बात यही है कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें बड़ी क्रॉनिक इश्यूज बन गए हैं। बिल्कुल। देखिए बात यह है कि हम तकरीबन 22-25 हज़ार मेगावाट बिजली डेली बनाते हैं। ठीक है? डेली? जी हाँ। ओके। अच्छा उसमें से जो गवर्नमेंट को रिकवरी होती है वो तकरीबन यूँ समझ लें कोई 18-20 हज़ार मेगावाट की रिकवरी होती है, और तकरीबन 5,000 मेगावाट डेली हमारे यहाँ वो बिजली गायब हो जाती है, या लोग उसकी पेमेंट नहीं करते या वो चोरी हो जाती गवर्नमेंट पे लोड हो गया ना, ये तो या लाइन बर्डन लॉसेस हो गया जो भी। हाँ, ठीक है। तो ये इसकी अगर हम कॉस्ट लगा लें तो ये तकरीबन 3 रुपए पर यूनिट जो है ये इसकी कॉस्ट है, जो या तो गवर्नमेंट पे करेगी या मैं करूंगा या आप करेंगे, या हम ठीक है ना? किसी पर तो आएगा। तो लिहाजा वो लोड जो है वो गवर्नमेंट पे भी आ रहा है। गवर्नमेंट पे आने का मतलब है वो हमसे ही टैक्स की शक्ल में लेगी। तो लिहाजा ये जो है 5,000 मेगावाट तकरीबन डेली हमारी बिजली सिस्टम से गायब। चलो मैं आपकी बात को एडमिट कर रही। अब जरा से दूसरे में मैंने कहा आपको सवाल किया था कि बाहर मुल्क में देखिए हर चीज का निजाम बनता है ना, तो ये सिस्टम क्यों नहीं, सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं बनाते? तो मैं उधर ही तो बता रहा हूँ कि बात यह है कि जब हमारे यहाँ ठीक है बिजली इस तरह से चोरी या लाइन लॉसेस में जाया हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कौन देगा? वो मैं और आप देंगे, ठीक है, तो सिस्टम ठीक नहीं काम करेगा ना। सही। अच्छा IMF तो मैं नहीं बोलता कि आप बिजली चोरी करो, ओके ठीक है, ना अमेरिका बोलता है कि बिजली चोरी करो, लेकिन हम गालियां देते हैं IMF को, हम गालियां देते हैं अमेरिका को। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई ये बिजली जो हम चोरी कर रहे हैं इसको ना करें और इसकी पेमेंट पूरी करें। हम 200 अरब रुपए की गैस चोरी कर लेते हैं, वो तो हमें IMF नहीं कहता। तो बात यह है कि इसी तरीके से हमारी ये जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, PIA, रेलवे, स्टील मिल, वापडा, ये तकरीबन 80 इदारे हैं गवर्नमेंट के जो लॉस कर रहे हैं, और ये तकरीबन 800 अरब रुपए साल का नुकसान करते हैं। अब ये 800 अरब रुपए कौन देता है? ज़ाहिर है मैं और आप टैक्सों की शक्ल में गवर्नमेंट को देते हैं, किसी ने तो हाँ अदा करने। ठीक है, इस वजह से हमारे यहाँ जब हमारे टैक्सों की शरह भी ज़्यादा है और उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट को कर्जे भी लेने पड़ते हैं।
Okay. अब इस वक्त हमारे कर्जे जो हैं वो कोई 125 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे हैं। ओ माय गॉड, तो अब ज़ाहिर है वो आने वाली नस्लें अदा करेंगी तो मुझे कर्जों लगा। की किस्तें भी देनी है, कर्जों का मार्कअप भी देना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हाँ, जब वो हमारी औकात से बढ़ गया जी, तो अब जाहिर है कि फिर हम डिफॉल्ट की बातें सामने आ रही हैं, जो अब वो कह रहे हैं माफ कि नहीं शायद हुआ ये कहीं फ्लड के ऊपर से माफ नहीं कर दी? नहीं, फ्लड में तो हमारा अपना तकरीबन 30 अरब डॉलर का हमारा लॉस हो गया। ओ माय गॉड। और हमसे जो वादे हुए थे, जो भी इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें हमसे 10 अरब डॉलर के वादे हुए थे। ठीक है। वो 10 अरब डॉलर के वादों में से मेरे ख्याल में अभी तक जो आए हैं कुछ 25-30 करोड़ डॉलर आए हैं 10 अरब में से। अच्छा, तो मतलब लोग वादे कर लेते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, लेकिन वो पैसे भी उस तरीके से आते नहीं है। तो एंड ऑफ द डे देखें, आपको अपने पैरों पे ही खड़ा होना होता है। जब तक आप खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, एक जिम्मेदार कौम के तरीके से हम बिहेव नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये हमारे मसाइल चलते रहेंगे। तो बात ये है कि अगर हम आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में छोटे छोटे मुल्क जो हैं वो तरक्की करके ऊपर आ गए। आज वियतनाम देखें, 20 साल पहले क्या था, आज वियतनाम जो है वो हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। ये क्यों निकल जाते हैं? तो उसकी वजह ये है कि उनके करेंसी की वैल्यू देखें ना, हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी नीचे है। तो उनके मुल्कों में बुनियादी वजह ये होती है कि उनमें ये बिजली चोरी, लाइन लॉसेज और ये सारी चीज़ें नहीं होती, गैस नहीं होती, चोरी नहीं होती। इसी तरह 800 अरब रुपए का जो हम सालाना लॉस कर रहे हैं, उनके यहाँ वो लॉसेज नहीं होते। तो ये जब अच्छा, फिर हमारे यहाँ क्या है कि 4000 अरब रुपए साल का हम टैक्स नहीं देते, वो और बर्डन जी। तो हम, यानी बात यह है कि गवर्नमेंट टैक्स लेके ही मेरे और आपके ऊपर खर्च करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात यह है कि हम 4000, यानी कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो 7000 अरब रुपए टैक्स दे रही है, लेकिन टैक्स चाहिए 11000 अरब। अच्छा, तो हम 4000 अरब रुपए एज ए नेशन हम टैक्स कम देते हैं। जब वो हम टैक्स कम देंगे तो पुल, सड़कें, ये वो बिजली मंसूबे, ये सब गवर्नमेंट को बनाने हैं ना। बिल्कुल ऐसे। तो वो बनाने के लिए जब हमारे पास टैक्स नहीं आएगा गवर्नमेंट के पास, तो फिर वो कर्जे लेगी। हाँ, तो ये सारे मामलात हैं। एक वो इसमें ये कि हम सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन कोई भी अपनी गलती को एडमिट करने को तैयार नहीं है। फिर बर्डन पड़ता है गवर्नमेंट पर और फिर बिजनेस कम्युनिटी पर। वो कितना जोर लगा के भी करे तो अब ये है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं ना, वो सारा बर्डन उन्हीं पे पड़ता है। अब 170 अरब रुपए का भी मिनी बजट आया, तो जो लोग टैक्स पे कर रहे थे उन्हीं के ऊपर मजीद बर्डन आया। अब IMF कह रहा है कि जी आपका फिर 400-500 अरब रुपए का टैक्स में भी वो है, शॉर्टफॉल है। वो कह रहे हैं ये भी नए टैक्स लगाओ, तो वो भी ज़ाहिर है जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उन्हीं के ऊपर लगेंगे। जो टैक्स नेट है हमारा, वो तकरीबन 8-9% के करीब है, टैक्स टू GDP जिसको कहते हैं। तो वो हमारा शायद दुनिया में सबसे कम है। सही। तो वो भी हमें उसको तकरीबन, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि उसको 16% पे होना चाहिए, यानी हम जितना टैक्स देना चाहिए उससे आधा दे रहे हैं। बिल्कुल सही। तो उसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, बाकी लोगों को टैक्स नेट में नहीं लाएंगे और वो अपने हिस्से का टैक्स नहीं देंगे, तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को जो मैंने गिनवाई आपको कि जहाँ इस तरह के मामलात हैं, मिसमैनेजमेंट है, इसको ठीक करने के लिए, हाँ भाई वही चल रही है कि इसका आपके पास सोल्यूशन क्या है? ओके। अच्छा, अब इसको ठीक करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हर आदमी को पता है कि ये चीज़ें कैसे ठीक होनी है। ठीक है। अब बात यह है कि इसको ठीक करने के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है, वो जब इन चीजों को ठीक करने जाती है तो अपोजिशन ऑफ द डे उसकी मुखालफत करती है। ये अगर आज हमने PIA को प्राइवेटाइज करना हो, स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना हो, तो जो खड़े हो जाएंगे झंडे लेके, अपोजिशन झंडे लेके खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अपोजिशन ऑफ द डे कोई भी हो, वो उसकी मुखालफत करेगी, और जो गवर्नमेंट ऑफ द डे उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। हर 5 साल तो आपस में यही लड़ाई झगड़े होते रहेंगे और हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, बल्कि और पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए जरूरत इस चीज की है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया जाए। ये सारी जो सियासी पार्टियां हैं वो मिल बैठें, ठीक है, और आपस में बेशक लड़ाई झगड़े जो भी हैं सियासत का हिस्सा है वो करें, गवर्नमेंट को लेकिन इकोनॉमी पे जो है वो कंप्रोमाइज ना करें। बिल्कुल सही। अच्छा, मियां जाहिद साहब, सितारा इम्तियाज मेरे साथ ही हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अभी बहुत सारी बातों से पर्दे उठेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और बात कर रहे हैं हम अपने मुल्क की मईशत की। और कभी घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है,
और मेरे पास भी कुछ बात होती है, लेकिन मैं अभी ब्रेक में मियां जाहिद साहब से बात करी थी, मैं एक बार फिर उनको वेलकम अगेन करती हूँ। मियां जाहिद साहब, हम बात कर रहे थे कि कोई एक, आपने जैसे मेंशन किया कि कोई एक पार्टी कुछ करने को आगे बढ़ती है एंड डिसीजन लेने के लिए, लेकिन दूसरी पार्टी आके उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो जो अभी मैं ब्रेक में कह रही थी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो है 5 साल तक या 3 साल तक एक फिक्स हुकूमत काम करे, ताकि हमें क्लियर हो कि इसने 5 साल में किया क्या है। देखिए, हुकूमत का जो टेन्योर है वो तो 5 साल ही होता है ना, और उस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, आल्दो के उसमें एक प्राइम मिनिस्टर तब्दील हुए बीच में सुप्रीम कोर्ट वो भी वो पिंच करते रहे ना, डिस्टर्ब करते रहे, एग्जैक्टली वो होते रहे। तो उसमें क्या होता है कि हुकूमत कंसंट्रेट करके अपने एजेंडे पे, प्रोग्राम पे काम नहीं कर सकती। सिमिलरली उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, बिल्कुल तो उसमें भी एक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया और फिर खाकार नवासी साहब, ये गलत है, ये गलत। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो है तकरीबन उन्होंने 4.25 साल हुकूमत की, तो फिर इनकी वो एक आईनी तरीके से वो गए। लेकिन बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक इकोनॉमिक एजेंडा होना चाहिए नेशनल, ओके, और उसके ऊपर सारी पार्टियां, कोई इक़्तिदार में है और कोई इक़्तिदार से बाहर है, इनको मिलके एक एजेंडा बनाना चाहिए और उस फ्रेमवर्क के अंदर जो भी हुकूमत आए वो उसके ऊपर अपना काम करती रहे। बिल्कुल ऐसा ही। और उस फ्रेमवर्क से अगर बाहर निकलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप लॉसेस करना शुरू कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप बिजली चोरी करवाना शुरू कर देंगे या होनी शुरू हो जाएगी और आप कंट्रोल नहीं करेंगे, बिल्कुल, तो उसके नतीजे में फिर मुल्क की इकोनॉमी जो है और मुल्क की सर्वाइवल जो है वो एट स्टेक आ जाएगी। बिल्कुल सही। फिर आपको गली गली और जगह जगह पूरी दुनिया में घूमना फिरेगा और उसके लिए आपको कर्जे मांगने पड़ेंगे। तो ये ऐसी चीज़ है कि जो सर्वाइवल को एट स्टेक करती है। तो इसलिए एक इकोनॉमिक एजेंडा होना चाहिए और तमाम पार्टियों को उस पर मुत्तफिक होना चाहिए, उस फ्रेमवर्क से बाहर ना जाए, तो तब ये मुल्क तरक्की कर सकता है। अच्छा, एक और चीज में ऐड हो सकती है कि हम लोग सब लोग जो हैं, क्योंकि मैंने देखा कि आम कंज्यूमर है, जॉब के लिए हमारे मुल्क में ये बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स का हैं, लोग शिकार हैं, जैसे जॉब्स नहीं मिल रही, हालात बहुत ख़राब है, महंगाई है, फैमिली सर्वाइव करना मुश्किल है। तो एसएमई सिस्टम यानी कि ऑन बिजनेस हम ऐसा कुछ उनको सपोर्ट करें जिससे हमारा मुल्क डेवलप हो। और हम लोगों के मुल्क में, हमारा मुल्क भी बड़ा ग्रेटफुल है, अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें नेमतें दी हैं और लोग भी बड़े टैलेंटेड हैं। अब जैसे आप एक चले थे, एक मतलब एक मेहनत की और आज आपने एक अपना नाम बनाया, वकार बनाया पाकिस्तान में ही ना, कि दूसरे मुल्क में तो नहीं, अपने मुल्क में तो है ना टैलेंटेड लोग, क्यों नहीं है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में बड़े अच्छे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं और बड़ा परफॉर्म करते हैं और आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में उन्होंने अपना नाम बनाया है, इकॉनमी में भी नाम बनाया है और दूसरी टेक्निक्स में भी अपना नाम बनाया है, साइंस में अपना नाम बनाया है, खेलों में अपना नाम बनाया है। तो पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े जिफाकश लोग हैं, मेहनती लोग हैं। बात यह है कि इनको अगर कोई चीज़ नहीं अवेलेबल है तो वो एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं है जिसमें वो परफॉर्म कर सकें। तो ये चीज़ें हमें ठीक करने की ज़रूरत है और ये चीज़ें तभी ठीक होंगी जब गवर्नेंस ठीक होगी, और गवर्नेंस उस वक्त ठीक होगी जब ये सियासी अफरा तफरी ठीक होगी। तो गवर्नेंस इसलिए ठीक नहीं होती कि हुकूमत को कम्प्रोमाइज़ करना नहीं, इसलिए ठीक नहीं होती कि ठीक करना नहीं चाहते। नहीं, देखे ना, नहीं, मुझे आप बताएं, ये बात दूसरा बंदा नहीं ठीक करना चाहता, आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, ठीक है, आप चाहेंगे कि ये प्रोग्राम खराब हो? नहीं, मैंने कहा वो तो करना चाहते हैं काम, दूसरे बंदा से डिस्टर्ब आप तो चाहेंगे ये प्रोग्राम अच्छा चले, ठीक है, लेकिन दूसरे तो इसी तरीके से जो भी किसी भी डिपार्टमेंट का हेड होता है या गवर्नमेंट का हेड होता है, तो वो तो ये चाहते हैं कि जो भी बैठा होता है वो ये चाहता है कि मेरे दौर में मुल्क तरक्की करे, मुल्क परफॉर्म करे, वो तो ये चाहता है। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि ये इनका ये कामयाब हो जाए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक अपनी बाहम सर्वाइवल के लिए इनको बैठ के कोई ना कोई एक एजेंडा बनाना पड़ेगा। अच्छा, आपने बात जो कि इसको लेके आप आगे तक क्यों नहीं गई, इसको पुट अप करें अपने तमाम बिजनेस कम्युनिटी को। आप तो लीड करते हैं माशाल्लाह, हर फॉर्म पे आप प्रेसिडेंट और सब जगह वर्किंग किए, तो आप अपने तमाम फॉर्म से, इनका तो इतना बड़ा विजिटिंग कार्ड के मैं अगर इनका इंट्रोडक्शन करूँ तो मेरे 2-3 प्रोग्राम इनके इंट्रोडक्शन और छोटी छोटी बातों में खत्म हो जाए। माशाल्लाह पाकिस्तान का बावकार नाम है मियां जाहिद हुसैन साहब। और मैं जहन में आ रहा है बार बार कि आप क्यों नहीं लीड कर रहे तमाम कम्युनिटी को लेके जाके कि अब जब भी
इलेक्शन अब होंगे, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में 1-2 महीने में हो जाएंगे, तो ये एक अप्रूवल हो जाए कि जो भी हुकूमत आए वो 5 साल तक लीड करे, उसे कोई और कितने भी वो कहते हैं ना आइन पास करवा देते हैं, ये करवा देते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर कुछ भी हटाते हैं, उसे लीड करने दे ताकि पाकिस्तान की सलामती के लिए, देखिए बात यह है इस्तकामत के कि लिए। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है बिजनेस जी। कम्युनिटी का, हम इस पे अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं और गवर्नमेंट में जिस लेवल पे भी हमारी मुलाकातें होती हैं, ठीक है, तो जो बातें मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ तो ज़ाहिर है एक मैसेज ही है ना जो बिल्कुल, आवाम तक बिल्कुल, जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मैसेज जा रहा है आवाम तक भी जा रहा है, हुकूमत तक भी जा रहा है बिल्कुल। आपके चैनल के थ्रू। इसी तरीके से हम रोज़ किसी ना किसी चैनल में जा रहे होते हैं और बिल्कुल ऐसे हमारे जाते और हैं, दूसरे of साथी course, भी हाँ। जा रहे होते हैं, तो हम लोग यही बातें करते हैं। That's क्या कहते हैं कि जी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक करें, कहते हैं जी बिजली चोरी ख़त्म करें, कहते हैं कि जी जो टैक्स नेट है उसमें इजाफा करें, और ये कि जी आपस में मिल के चलें। बिल्कुल। तो ये सारी बातें जो मैंने पहले भी कहा, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो सिर्फ मुझे ही पता है, ये सबको पता है और ये सबको पता है और हम अपनी आवाज़ भी बुलंद करते हैं। और बात ये है कि हुकूमत को ये सारे इकदाम करने हैं, मगर हुकूमत को तो अपनी पड़ी रहती है। हुकूमत को जब अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ेगी और वो अपनी उनको पड़ी रहेगी तो मेरी वो तेरी कुर्सी पर, तो इसको फिर भुगत फिर हमारी जो है हमारी गवर्नमेंट को, अगर हम ये अच्छी बात अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप यकीन करें हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। हो रहा है, वो नुकसान और फिर ही हो रहा है उससे सब उसके लपेटे में आएंगे, हमारा आम कंज्यूमर भी, एक बिजनेसमैन भी। और फिर क्या वजह होती है, रीज़न होते हैं कि हमारे मुल्क में जो लोग हैं वो उसके बच्चे, उनकी फैमिलीज दूसरे कंट्री का रुख करते हैं। बिल्कुल बड़ा ऐसे ही अफसोस। है कि इस वक्त हमारे मुल्क से जो है वो ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। हाँ, आल्दो कि ऐसा। उसका एक दूसरा पहलू भी है जी। कि मैं हमारे जितने भी लोग इस वक्त तकरीबन कोई 1 करोड़ के लोग मुल्क से बाहर हैं जो वहाँ से पैसे ओह, भेजते हैं हमें, हाँ, और अच्छा। जो कि साल में 30 अरब डॉलर हमें बाहर से आते हैं, जी। जो 2.5 अरब डॉलर महीने के बनते हैं। ओह, ठीक है ना, माशाल्लाह। तो बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास आ रहा है, जिसको अगर पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करें तो तकरीबन 9,000 अरब रुपए पाकिस्तानियों के पास आते हैं हर साल। ठीक है, जो कि 750 अरब रुपए महीने के हैं। और वो जो यहाँ पाकिस्तानियों के पास आते हैं तो वो उनकी खुशहाली का ज़रिया है। वो उनके पास पैसे आते हैं, वो फिर बाज़ारों में जाते हैं, वो शॉपिंग करते हैं, वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदते हैं, गाड़ी ख़रीदते हैं, टीवी ख़रीदते हैं, सही। फ्रिज ख़रीदते हैं। तो अपनी ज़रूरियात, अपनी यानी एक लाइवलीहुड जो है या अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो उसको मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से वो हमें जो रेमिटेंस आ रही है, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। और हमें चाहिए कि हम अपनी, क्योंकि हम ज़ाहिर है कि हम तकरीबन 23-24 करोड़ की हम नेशन है, तो हमें चाहिए कि और ज़्यादा लोग हम बाहर भेजें जो कि स्किल्ड लोग हों, जो कि बाहर से जाके और पैसे मुल्क के अंदर भेजें, तो इससे भी मुल्क में खुशहाली आती है। बेशक। इसके अलावा आईटी का बिज़नेस है, अगर हम आईटी के बिज़नेस को प्रमोट करें, जो इस वक्त भी बड़े ठीक ठाक लोग उसमें काम और कर अभी रहे हैं। आगे फ्यूचर में आईटी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही हमारी है। तकरीबन बिल्कुल। 60% के करीब हमारे यहाँ यूथ है, तो यूथ सारा हमारी दिन जो है इस मोबाइल। वक्त बड़ा अच्छा काम कर रही है। इसमें कोई शक जो लड़के लड़कियां जो हैं वो हमारा डिजिटल मीडिया वगैरह पे काम कर रहे हैं और वो बड़ा अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं। तो वो हमें बाहर से रेमिटेंस भी आ रही हैं, बड़ा अच्छा काम माशाल्लाह, हो रहा है। इसी माशाल्लाह। तरीके से हमारी ई कॉमर्स है वो ग्रो कर रही है। इसमें कुछ तो ये एक बड़ी अच्छी खुशाइन अलामत है। बात तो है, नहीं, उसमें अच्छी बात। मज़ीद ये कि हमें चाहिए कि हम अपने लड़के लड़कियां बच्चों को हम इसमें और मज़ीद ट्रेनिंग दें ताकि वो अपने सेल्फ सस्टेंड हो जाएं और वो पैसे जो हैं वो अर्न कर सकें। तो क्योंकि वो जो अर्निंग करते हैं वो डॉलर में अर्निंग होती है, हाँ। और वो जो है कि ज़ाहिर है कि मुल्क के लिए फिर एक बेहतरी होती है। इसी तरह हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, उसको हमें अच्छा, ठीक ये करने की आईटी ज़रूरत पर है। आपने देखा होगा, आपने कहा कि माशाल्लाह हमारी यूथ बहुत है, लेकिन एज कम्पेयर टू इंडिया जरा आगे और हमारा मुल्क आईटी में पीछे, क्या है रीजन, क्या समझते हैं आप? देखिए, इंडिया इसलिए आगे है कि उन्होंने इसमें आईटी की अहमियत को आज से 30 साल पहले भांप लिया था। अच्छा। और उन्होंने बेंगलोर में उसकी सिलिकॉन वैली बनाई और वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग्स दी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट क्रिएट किया और उससे चले। लेकिन उसके बाद जब हम भी तकरीबन अब 15-1 साल हो गए हैं कि हम भी अब उसमें आगे आ गए हैं और हम काफ़ी उसमें मेहनत भी कर रहे हैं, और हमारे जो ई कॉमर्स और हमारी जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है इसमें हमने काफ़ी एक्सेल किया है। और ये सारा ज़ाहिर है आपको इंटरनेट ही के बिल्कुल कमालात ऐसे हैं। वैसे अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप एक ग्लोबल विलेज में आप जाके कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब ये है कि यहाँ भी ये चीज़ है। अब शहबाज शरीफ साहब ने इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको लैपटॉप भी बांटे थे, आपको याद बिल्कुल होगा। ऐसे बिल्कुल। तो ये हमें स्कीमें और देने की ज़रूरत है कि ताकि हमारे जो बच्चों को स्टूडेंट्स आसानी हैं हो, वो इसको तेज़ी से लर्न करें और उनको मज़ीद ट्रेनिंग्स दी जाएँ
ताकि वो लर्न करके और उसमें अपने पैरों पे खड़े हों। और वो पैरों पे खड़े होने का मतलब ये है कि वो हर बच्चा बच्ची जो है 40-50 हज़ार, लाख रुपया, 2 लाख रुपया Earn फिर कर और सके, बिल्कुल, आगे जाके तरक्की कर सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बजाय इसके कि हम क्लर्क्स पैदा करें, हमें चाहिए कि हम स्किल्ड लोग अच्छा, लेकिन पैदा शहबाज करें। शरीफ की बहुत अच्छी बात है, वो शुरू से ही बड़े एक्टिव रहे हैं, उन्होंने अपना एज रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव यूथ के लिए सोचा और कुछ ना कुछ उनके लिए सपोर्ट की है। अच्छा, इन्होंने जैसे आईटी की बात की, इंडिया बेशक कितना भी आगे हो, लेकिन मैं आपको नॉलेज में इजाफा कर दूं कि पहला नोबेल प्राइज जो है कंप्यूटर में वायरस बनाने के लिए पाकिस्तानियों ने लिया था, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो बात, क्योंकि टाइम खत्म हो गया इस सेगमेंट का, मैं जाते जाते अभी इनसे लास्ट मैसेज लूंगी मियां जाहिद साहब से, और साथ में ये कहूंगी कि काश अगर हमारे मुल्क में जो भी काम करे, ऑफ कोर्स जैसे इन्होंने कहा कि कोई भी अगर सीट पर मैं भी बैठी हूँ ना यहाँ पर, तो मैं हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करूंगी। मैं कभी नहीं चाहूंगी मेरी साख्त जो है वो खराब हो या मेरे कोई काम से किसी और को तकलीफ हो, जबकि मैं चाहूंगी मैं ज्यादा अच्छा काम करूं ताकि मैं अकेली होने के साथ साथ बहुत सारे मेरे साथ लोग जुड़ जाएं और ये पॉजिटिविटी आगे तक जाए। दैट्स अ गुड, और ये सबके अंदर होता है। लेकिन लास्ट ये मैं अपनी तरफ से नाज़रीन ये बात कहना चाहूंगी कि अल्लाह करे कि ये हो कि हमारे मुल्क में ये एक रूल पास हो जाए कि जो भी हुकूमत आए, जब इलेक्शन फेयर अल्लाह करे हो, तो वो हुकूमत को कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोच के डेवलप करें उसे। 5 साल के बाद ऑफ कोर्स हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा, और देन फिर आवाम को सिलेक्शन के लिए फिर मौका मिलेगा। तो वो जो बीच में इंट्रैक्शन करने की प्रॉब्लम होती है ना, वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हमारी हुकूमत होती है। लेट्स सी, मियां जाहिद साहब से लास्ट मैसेज लेंगे, हमारे पास 1 मिनट रह गया। हमारे नाजरीन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, बात यह है अब कि चाहे हुकूमत को पाकिस्तान, दें, आवाम को दें, जिसको दें। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मायूसी की कोई बात नहीं है जी। और पाकिस्तान जो है वो एक ज़रूरी मुल्क भी है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है, पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है जो कि दूध बनाता है। तो पाकिस्तान में बहुत नहरी निज़ाम है, रेलवे है, सारी चीज़ें हैं, और पाकिस्तान में को तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। फिर हमारे पास एक यूथ की पावर भी है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन सारी चीज़ों को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और इस आवाम के लिए खुशहाली लाएं। और आवाम को भी ये मैं समझता हूँ कोई मायूसी की बात नहीं है। ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन ये मुश्किल वक्त जो है ये थोड़े ही दिनों में कट जाएगा हमारे और आपके ताउन से और मिलजुल के काम करने से। इंशाल्लाह ये कौम बड़ी तरक्की करेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स फॉर कमिंग बिन शो। गुड मॉर्निंग विद सभी आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पर, तो ज़रूर प्रोग्राम को अगर आप रिपीट देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हो। रात को वैसे ये वीनस IGTV चैनल पे रात को रिपीट में 12 बजे आप देख सकते हैं लाइव। और यहाँ पर मैं चाहूँगी इजाज़त, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।